18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबसे दिल से एक बात शेयर करना चाहता हूं। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। फिलहाल कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये दिक्कत थोड़े समय तक और रहेगी, लेकिन आपके सपोर्ट से सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2 नए चैनल शुरू किए हैं। हार्ट ब्रोकन टेल्स एफएम, नॉवल तले एफएम। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन चैनलों पर आपको कॉमिक्स, मनहुआ टाइप की स्टोरीज और नॉवल ऑडियो बुक वीडियो देखने और सुनने को मिलेंगी। यानी स्टोरी के साथ पूरा विजुअल वीडियो भी होगा ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार बने। वहीं हमारा ऑडियो टले एफएम चैनल सिर्फ ऑडियो वाली स्टोरीज पर फोकस करेगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे इन नए चैनलों को भी जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फैंग शाओ ने कभी नहीं सोचा था कि समय यात्रा उसके साथ घटित होगी। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि समय यात्रा के कुछ ही समय बाद उन्हें भूख और ठंड से मौत का सामना करना पड़ेगा। घने काले बादलों से ढके आकाश की ओर देखते हुए उसने अवचेतन रूप से अपने पतले कपड़ों को कसकर लपेट लिया और अपने दिल में केवल बुरे आकाश को कोसना चाहता था। तुमने मुझे आधुनिक समाज से घसीटकर इस घटिया दुनिया में ला खड़ा किया। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे नियति का बच्चा बना दोगे, लेकिन प्लीज मुझे अभी मरने मत देना। उसे पार किए 5 दिन बीत चुके थे। पार करने के बाद उसने खुद को 12-13 साल के एक छोटे लड़के में बदल पाया, जिसके शरीर पर एक मोटे लिनेन के कमीज के अलावा कुछ भी नहीं था। जहां तक माहौल का सवाल है, वह बर्फ और बर्फ से भरा हुआ था। इधर उधर देखने पर दर्जनों किलोमीटर तक एक भी परिवार नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में वह अकेला बचा हो, जो अकेले ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। जीवित रहने के लिए फैंग शाओ को बर्फ में एक कठिन यात्रा शुरू करनी पड़ी। वह अब यह हिसाब नहीं लगा पा रहा था कि इस बर्फीली जमीन पर और उन काले बादलों पर जो कभी छटते ही नहीं थे और उन बर्फीले तूफानों पर जो कभी रुकते ही नहीं थे, कितनी दूर तक चला था, जिससे वह सूरज की दिशा भी नहीं पहचान पा रहा था। वह बस ये हिसाब लगा पा रहा था कि आसमान में आए बदलावों में कितने दिन बीत गए थे। भोजन और वस्त्र के अभाव में उसे लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त होने के कगार पर है। वह थका हुआ था, भूखा था और नींद से व्याकुल था, और कड़कती ठंडी हवा उसके पतले कपड़ों में घुसकर उसके शरीर की बची खुची गर्मी भी छीनती जा रही थी। वह जानता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। आसमान की ओर देखते हुए फैंग शाओ कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। मैं संभवतः वह समय यात्री हूं जिसकी मृत्यु इतिहास में सबसे तेज और सबसे दयनीय थी, है न? वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। बस मैं थक गया हूं। अगर कोई परलोक है, तो मैं किसी स्नेही परिवार में पुनर्जन्म की आशा करता हूं। मरते हुए उसने धुंधले ढंग से एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। वह आकृति का पूरा रूप तो नहीं देख पाया, लेकिन उस व्यक्ति की बातें बस धुंधली सी सुन पाया। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? फैंग शाओ ने अवचेतन रूप से धीमी आवाज में उत्तर दिया, तो क्या आप मुझे बचा सकते हैं? यदि तुम मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या होगा यदि मैं तुम्हें अपना स्वामी न मानूं? उद्धरण चिन्ह ... मैं तुम्हें फिर भी बचाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें अपना स्वामी बनाने को तैयार हूं। ये वह संक्षिप्त बातचीत थी जिसने फैंग शाओ का जीवन बदल दिया। बाद में किंग यांगजी, जो ताइबेई संप्रदाय के प्रमुख बन गए थे, ने अपने सबसे बड़े शिष्य से यह प्रश्न पूछा, अगर मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम मेरे शिष्य नहीं बने तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, तो तुम क्या करोगे? फैंग शाओ ने उत्तर दिया, बेशक मैं आपका शिष्य बनूंगा।
आखिरकार, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन आप अब भी ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि मुझे ये समझना है कि मेरा भावी स्वामी कौन है। क्या कोई अंतर है? बेशक एक अंतर है। अगर मैं आपका शिष्य नहीं बनता और आप मुझे नहीं बचाते, तो इसका मतलब है कि गुरु बहुत उपयोगितावादी व्यक्ति हैं। मैं आपका सम्मान करूंगा और अन्य सभी शिष्यों की तरह आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। और देर सवेर, मैं आपसे दूर ही रहूंगा। क्योंकि मुझे चिंता है कि एक दिन, गुरु मुझे बेच देंगे। तो अब क्या? मैं हमेशा ताइवेई संप्रदाय को अपना घर और गुरु को अपना परिवार मानूंगा। मैं हर कीमत पर गुरु जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे, करूंगा। अगर गुरु संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उनकी इस इच्छा को साकार करने में उनकी पूरी मदद करूंगा। यही तो उन्होंने कहा था। यही वह है जो हम करते हैं। PS, दायरे सेटिंग। निचले 4 क्षेत्र, QE शोधन, नींव निर्माण, मध्याह्न खोलना और सहज। ताओवाद के 6 क्षेत्र, स्वर्ण अमृत, परिवर्तन, एकता, महान पवित्रता, पारलौकिकता और सच्ची अमरता। बौद्ध धर्म के 6 क्षेत्र, धर्मधातु, प्रज्ञा, बोधि, शुचिता, निर्वाण, बुद्ध। 30 साल बाद, आज डोंगजोउ ताइवेई संप्रदाय रोशनी से सजा हुआ था और लोगों की चहल पहल थी। कई जाने माने संप्रदायों ने अपने बुजुर्गों या शिष्यों को यहाँ इकट्ठा होने के लिए भेजा था। वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि आज डोंगजोउ ताइवेई संप्रदाय के लिए एक खास दिन था। ताइवेई संप्रदाय, जो सैकड़ों वर्षों से मौन रहा है, ने अंततः आज अपने उत्कर्ष काल की परंपराओं को पुनः प्राप्त कर लिया है तथा पवित्र पुत्र को सिंहासनारूढ़ करने की तैयारी कर रहा है। पवित्र पुत्र की उपाधि शक्ति और प्रतिष्ठा के साथ साथ जिम्मेदारी और दायित्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। एक पवित्र पुत्र के रूप में, व्यक्ति संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कर सकता है और संप्रदाय के मुखिया के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे संप्रदाय में सभी का प्रबंधन करना चाहिए और संप्रदाय को सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाए रखना चाहिए, ताकि वह पवित्र पुत्र की उपाधि के अनुरूप जीवन जी सके। ताइवेई संप्रदाय ने सैकड़ों वर्षों तक किसी संत पुत्र को संत घोषित नहीं किया था। इसका कारण ये था कि पहली बात तो ये कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और दूसरी बात ये कि चुनने के लिए कोई नहीं था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ताइवेई संप्रदाय लंबे समय से पतन की ओर अग्रसर है। अपने सबसे निचले स्तर पर, पूरे संप्रदाय में केवल 5 लोग थे, जिनमें से 2 छोटे मोटे कामगार थे। इतने कम लोगों के साथ, क्या उनके प्रबंधन के लिए किसी संत पुत्र को नियुक्त करना जरूरी है? अगर चुनने के लिए कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि पर्याप्त लोग नहीं हैं। इतने कम लोगों के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो नेतृत्व कर सके। कम लोगों के साथ, प्रभाव बढ़ाना मुश्किल है। प्रभाव के बिना, सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना असंभव है। पिछले सैकड़ों या हजारों वर्षों से, ताइवेई संप्रदाय इसी दुष्चक्र में फंसा हुआ है, धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है, और एक समय तो इसे संप्रदाय से लगभग निष्कासित ही कर दिया गया था। लेकिन जब ताइवेई संप्रदाय का पतन होने वाला था, तो संप्रदाय के नेता किंग्यांग जी ने अचानक एक खजाना उठा लिया। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो इसका अर्थ है कि हमने एक ऐसा शिष्य चुन लिया है जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शिष्य को किंग्यांगजी ने बर्फ और हिम में उठा लिया था, और उसे सचमुच उठा लिया गया। अगर उस समय किंग्यांगजी ने उसे नहीं उठाया होता, तो मुझे डर है कि यह नश्वर शिष्य बर्फ और हिम में जमकर मर जाता। जो बात कई लोगों को मामूली सी लगती थी और जिसका उल्लेख करना उचित नहीं था, वह अप्रत्याशित रूप से ताइवेई संप्रदाय के पुनरुत्थान की कुंजी बन गई। इस शिष्य के ताइवेई संप्रदाय में शामिल होने के बाद, वह अपने गुरु, ताइवेई संप्रदाय के प्रमुख, किंग्यांगजी को संप्रदाय के प्रबंधन में सहायता करने लगा। ये व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली था और उसने ताइवेई संप्रदाय को पूर्ण पतन के कगार से धीरे धीरे एक ऐसे दोयम दर्जे के संप्रदाय में वापस लाने के लिए कई योजनाएं बनाई जो अन्य प्रमुख संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हालांकि वास्तविक प्रथम श्रेणी या अति प्रथम श्रेणी तक पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी था, फिर भी ये परिवर्तन सभी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ये कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति ताइवेई संप्रदाय के पुनरुद्धार में सबसे बड़ा योगदान करता है। और आज परमेश्वर के पुत्र को संत घोषित करने के समारोह का नायक यही व्यक्ति है। इस समय, ईश्वर पुत्र के राज्याभिषेक के इस महत्वपूर्ण समारोह को देखने के लिए कई संप्रदाय यहाँ एकत्रित हुए थे। ताइवेई संप्रदाय का समर्थन करने के अलावा, वे ये जानने को भी उत्सुक थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सूची से लगभग निष्कासित हो चुके संप्रदाय को पुनः खड़ा कर सकेगा। लेकिन जब सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ताइवेई संप्रदाय का प्रमुख कुछ दुखी था क्योंकि शुभ समय निकट आ रहा था, और उसका सबसे बड़ा शिष्य जो ताइवेई संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनने वाला था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय, फैंगशाओ सूत्र पुस्तकालय के फर्श पर बैठा एक पुरानी किताब पलट रहा था जिसके पन्ने बहुत पहले पीले पड़ गए थे। उसके चारों ओर दर्जनों खुली हुई प्राचीन पुस्तकें रखी थीं। ये यहाँ भी नहीं है। यह अजीब है। मुझे याद है कि इसे यहाँ होना चाहिए था। फैंगशाओ ने अपने हाथ में रखी किताब बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गया। इस दुनिया में आए उन्हें 30 साल हो चुके हैं।
इन 30 सालों में फैंग शाओ ने ताइवेई संप्रदाय के कौशलों का अभ्यास करने के अलावा अपना बाकी समय संप्रदाय के विकास में बिताया है। इसके लिए उन्हें अक्सर प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करने और डोंगजोऊ के विभिन्न स्थानों का अन्वेषण करने की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई साहसिक अनुभव प्राप्त किए और कई दुर्लभ खजाने प्राप्त किए, और इन सभी साहसिक अनुभवों और दुर्लभ खजानों का उपयोग उन्होंने संप्रदाय के विकास के लिए किया। उसके रोमांचकारी अनुभवों का कारण यह था कि इस दुनिया की यात्रा करने के बाद फैंग शाओ को पता चला कि वह अप्रत्याशित रूप से एक पौराणिक जादुई हथियार से बंधा हुआ था। इस जादुई हथियार का नाम है तियानहुआ जेड स्लिप। तियानहुआ जेड स्लिप को प्राचीन काल में कियानकुन महल के 10 खजानों में से एक माना जाता है और यह पहले स्थान पर है। फैंग शाओ को तियानहुआ जेड स्लिप की कीमतीता का अंदाजा तब तक नहीं था जब तक उन्हें यह पता नहीं चला कि ड्रैगन आस्पेक्ट ट्रेजर मिरर, जो तियानहुआ जेड स्लिप की तरह कियानकुन के 10 खजानों में से एक है, ज़ीकिंग पवित्र भूमि का खजाना है। तियानहुआ जेड स्लिप का ग्रेड कितना ऊंचा होना चाहिए ताकि वह इन खजानों के समान स्तर पर हो या उससे भी अधिक ऊंचा हो? जब उन्हें पहली बार इस बारे में पता चला तो फैंग शाओ को अचानक लगा कि हालांकि समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद उनके पास भरोसा करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, लेकिन तियानहुआ जेड स्लिप से बंधे रहने में सक्षम होना भी एक सुनहरा शुरुआत थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि तियानहुआ जेड स्लिप उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। दरअसल तियानहुआ जेड स्लिप में न तो कोई आक्रमणकारी क्षमता थी, न ही कोई विशेष गुण। इसका एकमात्र काम फैंग शाओ को आसपास का इलाका दिखाना था। यह मूलतः एक इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र का संवर्धन संस्करण है। इस वजह से फैंग शाओ कुछ समय के लिए बहुत उदास हो गया, जब तक कि उसे तियानहुआ जेड स्लिप का असली उद्देश्य पता नहीं चला। ये चीज ऊपर से देखने पर नक्शे जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में यह एक खजाने का नक्शा है। यह एक खजाने का नक्शा भी है जो दुनिया के सभी जादुई हथियारों, दुर्लभ खजानों, विदेशी जानवरों और कौशलों को दर्ज करता है। हाथ में ऐसा खजाना नक्शा लेकर मुझे बताइए कि यह कितना अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि कियानकुन महल ने तियानहुआ जेड स्लिप को कियानकुन के 10 खजानों में सबसे पहले स्थान पर रखा है। इस चीज के साथ क्या बाकी जादुई हथियारों को खोदना आसान नहीं होगा? बस एक ही समस्या है कि इस खजाने के नक्शे को सक्रिय करने के लिए एक खास ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आसुरी ऊर्जा नहीं है, बुद्ध प्रकाश नहीं है, आसुरी ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक बेहद खास बैंगनी ऊर्जा है जिसे सिर्फ तियानहुआ जेड स्लिप की मदद से ही देखा जा सकता है। काफी समय बाद फैंग शाओ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह बैंगनी ऊर्जा वास्तव में भाग्य थी। भाग्य का अत्यधिक उपभोग स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए ये जानने के बाद फैंग शाओ ने जानबूझकर तियानहुआ जेड स्लिप का उपयोग कम कर दिया, और यदि उन्होंने इसका उपयोग भी किया तो उन्होंने बहुत अधिक भाग्य का उपभोग न करने की कोशिश की। अपनी सावधानीपूर्वक गणनाओं के साथ तियानहुआ जेड स्लिप और अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए फैंग शाओ ने धीरे धीरे संप्रदाय के लिए कई प्राकृतिक खजाने खोजे और ताइवेई संप्रदाय धीरे धीरे मजबूत होता गया। आज सुबह जब फैंग शाओ ने अपनी किस्मत थोड़ी खो दी थी तो उसने अप्रत्याशित रूप से उस आग के स्रोत का पता लगा लिया जिसकी वह तलाश कर रहा था। आखिरकार ताइवेई संप्रदाय लंबे समय से पतन की ओर अग्रसर है और संप्रदाय के पास जो कुछ सुविधाएं होनी चाहिए थी वे कई वर्षों से बंद पड़ी हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं कीमिया मंडप और फाउंड्री हैं। इन दोनों सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक अग्नि स्रोत आवश्यक है। हालांकि यह अग्नि स्रोत कोई साधारण अग्नि नहीं होनी चाहिए, और कम से कम ये समाधि की सच्ची अग्नि तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा दक्षिणी जंगल की विचित्र अग्नि, 8 दुष्ट रहस्यमय अग्नि, सूर्य की सच्ची ज्वाला, बिफांग ज्वाला और 6 यांग आत्मा अग्नि भी अच्छे विकल्प हैं। अगर आपको 9 स्वर्गों की अग्नि मिल जाए तो यह और भी बेहतर होगा। लेकिन दुर्भाग्य से फैंग शाओ 20 वर्षों से अधिक समय से खोज कर रहा था, लेकिन समाधि सच्ची अग्नि का निम्नतम स्तर भी खोजने में असमर्थ था। मूल रूप से फैंग शाओडू ने अपने दान का गठन करने के बाद सूर्य की सच्ची ज्वाला प्राप्त करने के लिए पौराणिक दिव्य पक्षी सूर्य पक्षी की तलाश में सुदूर पूर्व में समुद्र में जाने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसे अचानक बिफांग ज्वाला के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बिफांग ज्वाला प्राप्त करने के लिए फैंग शाओ तुरंत सूत्र पुस्तकालय में बिफांग मैदान के बारे में प्रासंगिक जानकारी देखने के लिए आया, जो डोंगजोऊ के 10 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। बिफांग एक प्रसिद्ध अग्निपिंड है। ये सारस के आकार का, एक पैर वाला, हरे पंखों वाला, लाल धारियों वाला और सफेद चोंच वाला पक्षी है। इसे सम्राट जुवानयुवान का संरक्षक पक्षी कहा जाता है। ये जहां भी गुजरता है वहां जड़हीन अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बिफांग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार यहाँ एक बिफांग मरा था। आजकल दुनिया में बिफांग का नामो निशान नहीं है, लेकिन बिफांग मैदान में बिफांग की लपटें अभी भी धधक रही हैं। हालांकि बिफांग मैदान के 100 मील के दायरे में हर जगह भीषण आग लगी हुई है, लेकिन सभी लपटें बिफांग की लपटें नहीं हैं। अगर बिफांग लपटों का स्रोत नहीं खोजा जा सका तो पूरे बिफांग मैदान की सभी लपटें हटा देने पर भी कोई फायदा नहीं होगा।
और इस बार फैंग शाओ को अंततः बिफांग ज्वाला का पता चल गया, तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था। हालांकि सूत्र पुस्तकालय में खोजबीन करने के बाद फैंग शाओ को बिफांग युआन के बारे में बहुत कम जानकारी मिली, और न ही तियानहुआ जेड स्लिप में वर्णित बिफांग बांस के बारे में कोई प्रासंगिक दस्तावेज मिले। इससे फैंग शाओ निराश और भ्रमित महसूस करने लगा। क्या ये यही नहीं है? इसी समय बाहर से आए एक कॉल ने उनके विचारों को बाधित कर दिया। बड़े भाई, क्या आप सूत्र पुस्तकालय में हैं? वह भौहें चढ़ाकर खड़ा हुआ और सूत्र पुस्तकालय से बाहर चला गया, और बाहर चिल्लाने लगा, सूत्र पुस्तकालय के बाहर तुम कैसे चिल्ला सकते हो और शोर मचा सकते हो? मैंने तुम लोगों से बहुत पहले कहा था कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और अधीर नहीं होना चाहिए, तुम कैसे भूल गए? और क्या सूत्र पुस्तकालय ऐसी जगह है जहां तुम चिल्ला सकते हो और शोर मचा सकते हो? यद्यपि फैंग शाओ इस दुनिया में 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, लेकिन वर्षों के अभ्यास के कारण वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे अपने शुरुआती 20वें दशक में हों, एक वास्तविक सुंदर युवक। इस समय फैंग शाओ के सामने दो शिष्य खड़े थे, एक लंबा और एक छोटा। वे इतनी दूर दौड़कर आए थे, उनके पैर लगभग टूट चुके थे, और इस समय फैंग शाओ को देखकर वे इतने उत्साहित हो गए कि लगभग रो पड़े। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि फैंग शाओ ने क्या कहा था, वे बस चिल्लाते रहे, बड़े भाई, राज्याभिषेक समारोह का शुभ समय लगभग आ गया है, आपको जल्दी आना चाहिए। मास्टर ने हमें आपसे आग्रह करने के लिए आने के लिए कहा है। शुभ मुहूर्त, क्या अभी दोपहर के 3:15 नहीं हुए हैं? इस समय फैंग शाओ ने अनजाने में ऊपर देखा और पाया कि सूरज लगभग आकाश के मध्य में पहुंच रहा था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये तो पहले से ही समय है। बड़े भाई, हमारा चिल्लाने का कोई इरादा नहीं है, बस हमारे गुरु हमें उकसा रहे हैं। अगर आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप राज्याभिषेक समारोह खत्म होने तक इंतजार करें। लंबे शिष्य ने सोचा कि फैंग शाओ उन्हें सबक सिखाना जारी रखेंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा। उनका सबसे बड़ा भाई हर तरह से अच्छा था, सिवाय एक बात के जो थोड़ी असहनीय थी, उसे लोगों को उपदेश देना बहुत पसंद था। इसलिए संप्रदाय के कई शिष्य अपने गुरु से भी ज्यादा उससे डरते थे, उन्हें डर था कि कहीं वे कोई गलती न कर बैठें और बड़े भाई के हाथों पकड़े न जाएं, और फिर वे उन्हें उपदेश जरूर देंगे। सौभाग्य से ये वरिष्ठ भाई एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था, और वह अपने कनिष्ठ भाई बहनों को डांटने से ज्यादा उन्हें सिखाता था। डांटने पर भी कनिष्ठ भाई बहन अपने प्रति वरिष्ठ भाई के प्रेम को महसूस कर सकते थे, इसलिए वे उससे डरने से ज्यादा उसका आदर करते थे। फैंग शाओ ने सूरज की ओर देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया, और कहा, लेकिन मुझे अभी तक वह प्राचीन पुस्तक नहीं मिली है जिसकी मुझे तलाश है। मेरे बड़े भाई, अभी समय क्या हो गया है? क्या आपको अभी उस प्राचीन पुस्तक को ढूंढना है? क्या आप राज्याभिषेक समारोह के बाद तक इंतजार नहीं कर सकते? मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। छोटे कद के शिष्य ने जल्दी से कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। फैंग शाओ ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तो कृपया आप दोनों पहले सूत्र पुस्तकालय को साफ कर लें। मैं पहले चौक पर जाऊंगा। ये सुनकर दोनों शिष्यों ने अपनी छाती थपथपाई और एक साथ बोले, वरिष्ठ भाई, आप इतने विनम्र क्यों हैं? कनिष्ठ भाइयों के रूप में वरिष्ठ भाई की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करना हमारे लिए सम्मान की बात है। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, फैंग शाओ ने कहा और अपनी उड़ने वाली तलवार उठाई, हवा में उड़ा और उड़ गया। फैंग शाओ की प्रस्थान करती हुई आकृति को देखकर लंबा शिष्य आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। आप वास्तव में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के योग्य हैं। तलवार पर उड़ती हुई आकृति को देखकर वह वास्तव में एक निर्वासित अमर की तरह है। हाँ, छोटा शिष्य भी भावुक हो गया। हमारे ताइबेई संप्रदाय में केवल वरिष्ठ बहन लू जैसा व्यक्ति ही वरिष्ठ भाई के योग्य है। इसी समय उनके पीछे से एक आवाज आई, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? जब दोनों शिष्यों ने आवाज सुनी, तो वे जल्दी से मुड़े और एक दूसरे को सलाम किया, वरिष्ठ बहन लू। इस समय उन दोनों लोगों के सामने एक लड़की खड़ी थी जो 18 या 19 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, परी जैसी सुंदर, और उसका स्वभाव भी अनोखा था, लेकिन उसका चेहरा, जो इतना सुंदर था कि किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बर्फ की तरह ठंडा था। पहली नजर में उसका बर्फीला चेहरा किसी को भी ठंड से जमने पर मजबूर कर सकता था। लड़की ने उन दोनों को देखा, थोड़ा सा मुंह बनाया और शांति से पूछा, तुम अभी क्या बात कर रहे थे? ये दोनों एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दें। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, भविष्य में लोगों की पीठ पीछे गपशप करना बंद करो। ये कहकर वह उन दोनों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चला गया। लड़की का नाम लू किंग्युआन है और वह ताइबेई संप्रदाय की दू युवानशी की शिष्या है। दू युवानशी किंग्यानगजी की छोटी बहन है। किंग्यानगजी के अलावा उसका एक और बड़ा भाई है जिसका नाम किनझाओ है। ताइबेई संप्रदाय के पतन के समय ये 3 बड़े भाई बहन ही बचे हुए 3 शिष्य थे।
जब किंग यांगजी ने संप्रदाय के मुखिया की जिम्मेदारी संभाली तो तीनों भाई बहनों ने सोचा कि वे ताइवेई संप्रदाय के अंतिम 3 शिष्य हो सकते हैं और उन्होंने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की योजना भी बनाई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से फैंग शाओ, जिसे किंग यांगजी ने बर्फ से उठाया था, ने संप्रदाय को एक निराशाजनक स्थिति से बचा लिया। लू किंगयुआन दू युवानशी का तीसरा शिष्य है और उससे पहले 2 वरिष्ठ बहनें हैं। 3 साल पहले दू युवानशी ने एक चौथा शिष्य स्वीकार किया था, लेकिन इस बार दू युवानशी ने अपनी सामान्य परंपरा के विपरीत एक पुरुष शिष्य को स्वीकार किया। दू युवानशी के अनुसार उनकी शाखा में यिन बहुत अधिक और यांग बहुत कम है, इसलिए इसे संतुलित करने के लिए उन्हें एक पुरुष शिष्य की आवश्यकता है। लू किंगयुआन को नहीं पता था कि दोनों वरिष्ठ बहनें क्या सोच रही थीं, लेकिन लू किंगयुआन को खुद लगा कि गुरु ने जो कहा वह सिर्फ एक बहाना था। ताइवेई संप्रदाय के युवा शिष्यों में लू किंगयुआन को सबसे सुंदर माना जाता था। इसलिए कई लोगों का मानना था कि केवल लू किंगयुआन ही ताइवेई संप्रदाय के पुनरुत्थान में महान योगदानकर्ता फैंग शाओ के योग्य थे, और कई शिष्यों ने इस बारे में निजी तौर पर चर्चा भी की थी। लेकिन लू किंगयुआन को इससे बेहद चिढ़ थी, क्योंकि उसे दूसरों द्वारा व्यवस्थित होने का एहसास पसंद नहीं था। हालांकि गुरु और प्रधानाध्यापक ने इस पर विचार किया था, लू किंगयुआन फैंग शाओ में दिलचस्पी नहीं ले पा रही थी। मुझे नहीं पता कि फैंग शाओ को सचमुच उसमें दिलचस्पी थी या किसी और वजह से फैंग शाओ उसका दूसरे शिष्यों से ज्यादा ख्याल रखता था, इसलिए लू किंगयुआन फैंग शाओ से ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहती थी। इसकी तुलना में उसे लगा कि बाजार में पला बड़ा छोटा भाई उसे अधिक पसंद है। हालांकि आज के बाद फैंग शाओ, जो मूल रूप से केवल सबसे बड़े भाई थे, को ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। पवित्र पुत्र संप्रदाय के प्रमुख के रूप में कार्य कर सकते हैं, और संप्रदाय के लिए फैंग शाओ के महत्व को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब तक फैंग शाओ का अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं होगा, तब तक चाचा और गुरु उनका पूरा समर्थन करेंगे। अगर उस समय फैंग शाओ मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये सोचकर लू किंगयुआन अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही लू किंगयुआन भारी मन से सड़क पर चल रहा था, एक हल्की आवाज अचानक सुनाई दी, तीसरी वरिष्ठ बहन। लू किंगयुआन ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि उसका छोटा भाई ये चेन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बड़ी बहन, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्या आपको कोई समस्या आई है? आप मुझे क्यों नहीं बताती? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। लू किंगयुआन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, छोटे जूनियर भाई, हास्यास्पद मत बनो। अगर मुझे वास्तव में एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिसे मैं खुद भी हल नहीं कर सकता, तो आपको बताने का क्या मतलब है? ये चेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, भले ही सीनियर सिस्टर ने मुझे नहीं बताया हो, फिर भी मैं अनुमान लगा सकता हूँ। सीनियर सिस्टर को चिंतित होना चाहिए कि आज पवित्र पुत्र बनने के बाद फैंग शाओ आपके साथ कुछ करेगा, है ना? लू किंगयुआन ने भौहें चढ़ाईं, कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई फैंग आखिरकार मुख्य शिष्य हैं, और आज के बाद वे हमारे ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र होंगे। वरिष्ठ भाई फैंग के बारे में बात करते समय आपको अधिक विनम्र होना चाहिए। ये चेन ने तिरस्कार के साथ कहा, एक व्यक्ति जिसने 30 वर्षों तक अभ्यास किया है, लेकिन अभी तक स्वर्णिम मूल प्राप्त नहीं किया है, वह पवित्र पुत्र होने के योग्य कैसे हो सकता है? वह केवल इस तथ्य पर भरोसा करता है कि वह संप्रदाय नेता का सबसे बड़ा शिष्य है, ताकि हम जैसे साधारण शिष्यों को धमका सके। लू किंगयुआन चुप रही। हालांकि फैंग शाओ के प्रति उसकी कोई भावना नहीं थी, फिर भी वह ये चेन की बातों से सहमत नहीं हो सकी। सभी ने देखा था कि फैंग शाओ ने वर्षों से अपने साथी प्रशिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार किया था। अगर किसी को कोई समस्या होती, तो वह सीधे फैंग शाओ के पास जा सकता था और ज्यादातर समस्याएं हल हो जाती। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो किंगलुआन तलवार थी, वह भी फैंग शाओ ने ही बनाई थी, जब उसने बाहर से सामान इकट्ठा किया था और खुद दिव्य अस्त्र कार्यशाला में जाकर उसे बनाने में बहुत पैसा खर्च किया था। यदि साथी कनिष्ठ भाइयों और बहनों के लिए इतनी मेहनत करना अपनी शक्ति का दुरुपयोग माना जा सकता है, तो लू किंगयुआन वास्तव में नहीं जानता कि किस तरह का वरिष्ठ भाई सक्षम है। ये सोचकर लू किंगयुआन ने फटकार लगाई, छोटे कनिष्ठ भाई, बकवास करना बंद करो। वरिष्ठ भाई फैंग चाहे कुछ भी करें, वे हमेशा अपने सभी साथी शिष्यों के प्रति दयालु और धर्मी रहे हैं। वे पवित्र पुत्र की उपाधि के हकदार हैं। ये चेन ने गुस्से से कहा, ये तो शी एन की कुछ चालें हैं। तुम उसके रूप रंग से धोखा खा जाओगे। लू किंगयुआन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन चौक से 3 घंटियां बजती सुनाई दी। लू किंगयुआन को कुछ देर के लिए अपनी फटकार निगलनी पड़ी और बोली, चलो पहले चौक पर समारोह देखने चलते हैं। याद रखना, कोई मनमानी मत करना। ठीक है, मैं समझ गया। ये चेन ने अधीरता से कहा। जब दोनों चौक की ओर दौड़े, तो फैंग शाओ पहले ही चौक पर पहुंच चुका था। इस समय चौक शिष्यों से भरा हुआ था। सच्चे शिष्यों के अलावा सैकड़ों बाहरी शिष्य पहले से ही वहां मौजूद थे। इस समय चौक के चारों ओर खड़े, हालांकि गति तीनों पवित्र स्थानों की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी ये पहले से ही काफी प्रभावशाली लग रहा था।
फैंग शाओ ये दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ताइवेई संप्रदाय की वर्तमान स्थिति उनके 30 वर्षों के कठिन परिश्रम से निर्मित हुई है। ये संप्रदाय जो कभी खंडहर था, आज एक समृद्ध राज्य के रूप में विकसित हो गया है। यह मुख्यतः उन्हीं की देन है। उन्हें गर्व करने का कारण और अधिकार है। उन्होंने मन ही मन ये भी शपथ ली कि देर सवेर वे ताइवेई संप्रदाय को ताइवेई पवित्र भूमि में बदल देंगे। इस समय समारोह देखने आए अन्य संप्रदायों के लोग फैंग शाओ को ध्यान से देख रहे थे। सच कहूं तो फैंग शाओ की योग्यता सर्वोच्च नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वह औसत से ऊपर है। वह 30 सालों में एक गोली भी नहीं बना पाया है, जिससे पता चलता है कि फैंग शाओ का अंतिम बिंदु आत्मा का परिवर्तन हो सकता है। अगर वह एक कदम और आगे बढ़ता है तो ये बेहद मुश्किल होगा। हालांकि चूंकि वे यहाँ समारोह देखने आए थे, इसलिए वे फैंग शाओ की साधारण योग्यताओं को जानने के लिए नहीं आए थे। वे इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थे कि ताइवेई संप्रदाय को पुनर्जीवित करने वाला यह व्यक्ति कैसा दिखता है। 3 घंटियां बजने के बाद 3 और घंटियां बजीं। जब घंटियां बजना बंद हो गईं, तो ऊंचे मंच पर मुख्य आसन पर बैठी किंग यांगजी धीरे से उठी और जोर से पूछा, हमारा सबसे बड़ा शिष्य फैंग शाओ कहाँ है? फैंग शाओ चौक के केंद्र में गए, अभिवादन किया और गहरी आवाज में कहा, शिष्य यहाँ है। किंग यांगजी ने फैंग शाओ की ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया और कहा, आप सभी की दयालुता और हमारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र के संत घोषणा समारोह के साक्षी बनने के लिए धन्यवाद। ताइवेई संप्रदाय के 76वीं पीढ़ी के शिष्य फैंग शाओ 30 वर्षों से शिष्य हैं। उनका चरित्र नेक है और वे संप्रदाय के शिक्षकों के प्रति दयालु और आदरणीय हैं और अपने साथी शिष्यों के साथ मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हैं। संप्रदाय में शामिल होने के 30 वर्षों में उन्होंने संप्रदाय में कई योगदान दिए हैं। इसलिए आज मैं ताइवेई संप्रदाय के पूर्वजों को रिपोर्ट करता हूं और फैंग शाओ को हमारे संप्रदाय के 76वीं पीढ़ी के पवित्र पुत्र के रूप में प्रमाणित करता हूं, जो संप्रदाय के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूर्वज हमारे ताइवेई संप्रदाय को सदैव समृद्ध होने का आशीर्वाद दें। हमारे पूर्वज हमारे ताइवेई संप्रदाय को सदैव समृद्ध होने का आशीर्वाद दें। ताइवेई संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों ने एक स्वर में कहा। फैंग शाओ, पवित्र पुत्र, मुहर ले लो। फैंग शाओ आगे बढ़े और किंग यांगजी ने 3 इंच चौकोर जैद सील निकाली और फैंग शाओ से सख्ती से कहा, फैंग शाओ, आज से आप हमारे संप्रदाय के 76वीं पीढ़ी के पवित्र पुत्र बनेंगे। एक पवित्र पुत्र के रूप में आपको अहंकार और अधीरता से बचना चाहिए और अपने साथी शिष्यों के साथ एकजुट होना चाहिए। आपको लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए और आपको दूसरों को धमकाना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस पद पर बैठे लोगों को हर चीज में संप्रदाय को पहले रखना चाहिए। आपके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फैंग शाओ ने गंभीरता से कहा, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, गुरु। मुझे आपको चुकाना चाहिए और संप्रदाय के विकास में योगदान देना चाहिए। किंग यांगजी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, तो मुहर ले लो। हालांकि जब फैंग शाओ पवित्र पुत्र मुहर को संभालने वाला था, तो अचानक एक आवाज सुनाई दी, मैं विरोध करता हूं। अचानक हुई इस चीख ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिरकार किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतने महत्वपूर्ण क्षण में ऐसे शब्द चिल्लाएगा। फैंग शाओ ने भी उस व्यक्ति की ओर देखा जो चिल्ला रहा था और अगले ही पल उसे पहचान लिया। ये चेन तीसरे चाचा डू युवानशी के चौथे शिष्य हैं। इस ये चेन ने संप्रदाय में प्रवेश करने के पहले दिन से ही फैंग शाओ का ध्यान आकर्षित किया था और इसका कोई और कारण नहीं था, बल्कि उसके सिर पर चमकदार बैंगनी भाग्य था। इतने सालों तक इस दुनिया में भ्रमण करने और तियानहुआ जेड स्लिप का इस्तेमाल करना सीखने के बाद फैंग शाओ ने जानबूझकर या अनजाने में दूसरों के भाग्य का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनके गुरु किंग यांगजी का भाग्य नीला है, जो मध्य धारा से संबंधित है। उनके दूसरे चाचा किन झाओ का भाग्य हरा है, जो निम्न मध्य धारा से संबंधित है, और उनके तीसरे चाचा दू युवानशी का भाग्य लाल है, जो उच्च धारा से संबंधित है। फैंग शाओ स्वयं नारंगी रंग का है, लाल रंग से थोड़ा नीचे। निम्न से उच्च तक भाग्यमान है काला, ग्रे, सफेद, हरा, नीला, नारंगी, लाल, बैंगनी और सुनहरा। उस समय फैंग शाओ थोड़ा उलझन में था। उसके गुरु, जो ताइवेई संप्रदाय के मुखिया थे, का भाग्य इतना कमजोर क्यों था? और उसके तीसरे चाचा तो बस एक बुजुर्ग थे जो चीजों का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन उनका भाग्य इतना मजबूत था। इसके विपरीत दूसरे चाचा का भाग्य काफी औसत था और उनका प्रदर्शन एक साधारण व्यक्ति की तरह ही था। जहां तक ताइवेई संप्रदाय के अनुयायियों की बात है, उनमें से अधिकांश का भाग्य सफेद है, कुछ का भाग्य हरा है और कुछ का भाग्य नीला है। इससे ऊपर कोई नहीं है, जब तक लू किंगयुआन उनका शिष्य नहीं बन गया। लू किंगयुआन का भाग्य भी लाल है और डू युवानशी से भी अधिक लाल। संप्रदाय में केवल 2 लाल भाग्य वाले लोग थे, दोनों तीसरे चाचा के पास थे, जिससे फैंग शाओ उलझन में पड़ गया और वह ध्यान से सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सामान्यतः भाग्य व्यक्ति की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य का स्तर जितना ऊंचा होगा, क्षमता उतनी ही अधिक होगी और भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। कम भाग्य वाले लोग भविष्य में औसत दर्जे के ही रहेंगे।
जो शिष्य ताइवेई संप्रदाय में शामिल हो सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे। इसलिए ताइवेई संप्रदाय में सफेद रंग सबसे आम था। निचले धूसर रंग वाले वे नश्वर थे जिनके पास संप्रदाय में शामिल होने की योग्यता भी नहीं थी। फैंग शाओ ने धूसर से भी बदतर कुछ देखा था, जो काला था। लेकिन फैंग शाओ को यकीन नहीं था कि यह काला भाग्य किस स्तर का है, क्योंकि उसने ऐसे लोगों को देखा था जिनकी किस्मत एक पल नीली थी और अगले ही पल काली हो गई। और जिन लोगों की किस्मत काली हो गई, वे बिना किसी अपवाद के बहुत कम समय में मर जाते। जो लोग वृद्धावस्था में मर जाते हैं, उन पर भाग्य का मूलतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चून की संप्रदाय के दो सबसे भाग्यशाली लोग एक साथ आए थे, इसलिए फैंग शाओ ने जानबूझकर कुछ प्रयास किए, जैसे जानबूझकर लू किंगयुआन की साधना पर ध्यान केंद्रित करना और तीसरे चाचा के साथ अच्छे संबंध बनाना। बाद वाला तरीका कारगर रहा, और हर बार जब फैंग शाओ तीसरे चाचा से मिलने जाते, तो वे बहुत स्नेह और प्रेम से पेश आते। पहले वाले तरीके का प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि क्या गलत हुआ, लेकिन लू किंगयुआन उससे कुछ नाराज लग रही थी। हालांकि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुए थे, लेकिन फैंग शाओ को उससे कभी भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। बाकी बदलावों की बात करें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। फैंग शाओ की इन दोनों लोगों के भाग्य का इस्तेमाल करके पूरे संप्रदाय को आगे बढ़ाने की योजना इस तरह धराशायी हो गई। जब फैंग शाओ इस बात पर विचार कर रहे थे कि इन दो लोगों का भाग्य संप्रदाय के लिए क्या मायने रखता है, तो डू वानशी ने एक चौथे शिष्य को स्वीकार कर लिया, और वह एक पुरुष शिष्य था। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चेन नाम के इस पुरुष शिष्य का भाग्य आश्चर्यजनक रूप से बैंगनी है। फैंग शाओ ने अपने जीवन में इतना प्रबल भाग्य कभी नहीं देखा था। ऐसे प्रबल भाग्य वाले व्यक्ति को भाग्यपुत्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये चेन नाम के बारे में सोचते ही, जिसमें एक विशिष्ट नायकत्व शैली थी, फैंग शाओ, जिसे लंबे समय से अपना पिछला जीवन याद नहीं आया था, अचानक चौंक गया और उसके मन में एक साहसिक विचार अचानक आया। क्या यह आदमी इस आयाम का नायक हो सकता है? यह अनुमान लगाने के बाद फैंग शाओ ने कुछ देर तक जानबूझकर ये चेन पर नजर रखी और पाया कि ये चेन तुच्छ और अनुशासनहीन था, और जब भी वह अपनी 3 बड़ी बहनों और यहाँ तक कि अपने गुरु को देखता, तो उसकी नजरें ठीक नहीं होती थीं। इतना ही नहीं, वह संकीर्ण सोच वाला था, और जो भी उसे ठेस पहुंचाता, उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता था, और अपने साथी शिष्यों की भावनाओं का कभी ध्यान नहीं रखता था। वह स्वार्थी था और संप्रदाय के बाहर से प्राप्त धन का ज्यादातर हिस्सा किसी को नहीं देता था। वह उसे मूल रूप से अपने पास रखता था, और एक छोटा सा हिस्सा अपने गुरु और बड़ी बहनों में बांट देता था। संप्रदाय के संसाधनों के बंटवारे में वह हमेशा सबसे ज्यादा सक्रिय रहता था, इस डर से कि उसे दूसरों से कम मिलेगा। इसके अलावा इस व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, जिसे अद्भुत कहा जा सकता है। फैंग शाओ को खजाने की खोज के लिए तियानहुआ जेड स्लिप के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन ये चेन को बस पहाड़ से नीचे उतरकर पूरा भार लेकर लौटने के लिए घूमना है। वह जिसे भी बचाता है, वह दुर्लभ खजाने वाला एक दुर्लभ व्यक्ति होता है। वह जो भी पत्थर उठाता है, वह एक लुप्तप्राय आत्मिक जानवर का अंडा होता है। वह जिस भी जगह घूमता है, उसे कुछ अद्वितीय सौंदर्य वाली सुंदरियां मिल सकती हैं। केवल 5 वर्षों में ये चेन ताइवेई संप्रदाय में फल फूल रहा है, और उसकी लोकप्रियता संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य फैंग शाओ के बराबर पहुंच रही है। फैंग शाओ शुरू में ये चेन के साहसिक कार्य को देखकर काफी खुश थे। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं थे, और संप्रदाय में एक योग्य शिष्य होने से संप्रदाय की उन्नति में भी मदद मिलती। हालांकि फैंग शाओ को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये चेन बहुत स्वार्थी था, इतना स्वार्थी कि उसने जो खजाने हासिल किए थे, उन्हें संप्रदाय को सौंपने के बजाय बाहर किसी राहगीर को दे देना पसंद करता था। उसे संप्रदाय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और उसने कभी संप्रदाय के विकास में अपना योगदान देने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए फैंग शाओ ने जल्दी से ये चेन को प्रशिक्षित करने की योजना छोड़ दी और तीनों शाखाओं को ये चेन से आगे निकलने से रोकने के लिए लू किंगयुआन का समर्थन किया। हालांकि लू किंगयुआन की अपने बारे में कुछ राय थी, फिर भी उनमें संप्रदाय से जुड़ाव की गहरी भावना थी। उनका मानना था कि अगर भविष्य में उन्हें तीनों शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वे संप्रदाय में योगदान देती रहेंगी। जहां तक ये चेन की बात है, फैंग शाओ को यकीन नहीं था कि इस भाग्य के पुत्र का संप्रदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक, क्या ये संप्रदाय को मजबूत करेगा या पतन का कारण बनेगा। लेकिन फैंग शाओ स्वाभाविक रूप से इस टाइम बम पर नजर रखेगा। वह हमेशा से जानता था कि ये चेन साहसी और लापरवाह था, और यह भी जानता था कि वह घमंडी और अभिमानी था, लेकिन फैंग शाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस समय अचानक उस पर हमला करेगा। इससे पहले कि फैंग शाओ कुछ कह पाते, उनके कुछ शिष्य गुस्से से चिल्ला उठे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे पास आपत्ति करने की क्या योग्यता है? बड़े भाई ने अपनी सारी ऊर्जा संप्रदाय को समर्पित कर दी है और अपनी मृत्यु तक नहीं रुकेंगे। पवित्र पुत्र के पद के लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। आजकल बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कोई हिम्मत करके वहां आ सकता है।
यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे तुम्हारे प्रति असभ्य व्यवहार के लिए दोष मत दो। अल्पविराम। डांट फटकार के बीच ये चेन के चेहरे पर एक सुकून और संतुष्टि थी। उसने बिना पलक झपकाए फैंग शाओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई फैंग, आप 30 साल से शिष्य हैं, लेकिन आप अभी तक स्वर्णिम कोर्स स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपकी योग्यता कमजोर है। हमारा ताइवेई संप्रदाय कम से कम डोंगजोऊ में एक प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय तो है ही। क्या आपको लगता है कि अपनी योग्यता के साथ आप पवित्र पुत्र के पद के योग्य हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, मानो बारूद का ढेर जला दिया गया हो, जिससे सभी शिष्य क्रोधित हो गए। लेकिन फैंग शाओ ने हाथ हिलाया और पूरा परिसर शांत हो गया। हालांकि शिष्य क्रोधित थे, लेकिन चून की बड़े भाई ने उन्हें चुप रहने को कहा था, इसलिए उनके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये डर नहीं, बल्कि सम्मान था। ये चेन की संदेह भरी आंखों को देखते हुए फैंग शाओ थोड़ा मुस्कुराया और हल्के से कहा, जूनियर भाई, ये आपने जो कहा वह समझ में आता है। लेकिन जूनियर भाई, ये आपको क्या लगता है कि ताइवेई संप्रदाय में पवित्र पुत्र के पद के लिए कौन अधिक उपयुक्त है? ये चेन आत्मविश्वास से मुस्कुराया और अपना सिर उठाकर बोला, कनिष्ठ भाई, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं 5 वर्षों से शिष्य रहा हूँ और अब मैं ज़ियानतियान क्षेत्र में पहुँच गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि 1 और वर्ष में मैं जिंदन क्षेत्र में कदम रख सकूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस योग्यता के साथ मैं पवित्र पुत्र के पद के लिए वरिष्ठ भाई फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। ये सुनकर श्रोतागण में उपस्थित अन्य संप्रदायों के अतिथियों ने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। 6 वर्षों की साधना के बाद वह स्वर्णिम कोर अवस्था तक पहुंच गया है। ये योग्यता न केवल डोंगजोऊ में, बल्कि पूरे ऊपरी क्षेत्र में भी उत्कृष्ट है। इस योग्यता के साथ वह वास्तव में ताइवेई संप्रदाय जैसे दूसरे दर्जे के संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनने के योग्य है। ये भी कहा जा सकता है कि वह योग्यता से भी बढ़कर है। लेकिन समस्या यह है कि सभी जानते हैं कि ताइवेई संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय था जो पहले मुख्यधारा में नहीं था। फैंग शाओ के प्रयासों से इसे धीरे धीरे दूसरे दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत किया गया। दूसरे शब्दों में, अगर फैंग शाओ नहीं होते, तो यह अज्ञात है कि ताइवेई संप्रदाय अभी भी अस्तित्व में होता या नहीं, पवित्र पुत्र का पद तो दूर की बात है। इसलिए ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र का संत घोषित होना सम्मान से अधिक योग्यता पर आधारित पुरस्कार है। लेकिन फिर, यदि ऐसी योग्यता वाला कोई व्यक्ति पवित्र पुत्र के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी नहीं है, तो ये थोड़ा अनुचित होगा। ताइवेई संप्रदाय से अपेक्षाकृत सामान्य संबंध रखने वाले कई मेहमानों की अचानक आंखें खुली की खुली रह गईं और वे इस तमाशे को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। वे उत्सुक थे कि ताइवेई संप्रदाय का मुखिया क्या फैसला लेगा। आखिर इन दोनों में से एक तो मेधावी अधिकारी था और दूसरा प्रतिभाशाली। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे फैंग शाओ ने कहा, जूनियर भाई, ये योग्य हैं या नहीं, यह मेरे ऊपर नहीं है। यह मामला अभी भी मास्टर की राय पर निर्भर करता है। जैसे ही वह बोला, फैंग शाओ ने अपनी नज़र किंग यांगजी की ओर कर दी। हालांकि फैंग शाओ ने किंग यांगजी की आंखों में झिझक देखी, मानो उसे कोई विकल्प चुनने में मुश्किल हो रही हो। फैंग शाओ पहले तो चौंका, लेकिन एक पल बाद संभल गया। उसने किंग यांगजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, तीसरे गुरु के शिष्य ये चेन पवित्र पुत्र के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं। कृपया हमें अपने निर्देश दें, गुरुजी। कुछ देर रुकने के बाद फैंग शाओ ने ऊंची कुर्सी पर बैठे डू युवानशी की ओर मुड़कर कहा, कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए, तीसरे चाचा। दरअसल, जैसे ही ये चेन प्रकट हुआ, डू युवानशी मन ही मन इस नन्ही शिष्या को डांटने से खुद को नहीं रोक पाए। संत पुत्र का ये पद स्पष्ट रूप से फैंग शाओ को संप्रदाय में उनके वर्षों के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया था। यह अन्य संप्रदायों की तरह नहीं था जहां केवल सबसे योग्य शिष्यों को ही संत पुत्र के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाती थी। यदि अवसर विशेष न होता तो वह नीचे उतर जाती और उसे डांटती। फैंग शाओ का सवाल सुनकर डू युवानशी राहत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि फैंग शाओ का सवाल दरअसल तीसरी शाखा को एक रास्ता दिखाने के लिए था, और साथ ही ये पूछने के लिए भी कि उसके चाचा की क्या स्थिति है। डू युवानशी मूर्ख नहीं थी, बेशक वह जानती थी कि क्या करना है, इसलिए उसने कहा, फैंग, मेरी शिष्या अज्ञानी और लापरवाह है, और यह असल में इसलिए है क्योंकि मैंने, एक गुरु के रूप में, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं। तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि डू युवानशी अपनी बात पूरी कर पाती, किंग यांगजी ने कहा, शाओ अगर ऐसी बात है, तो आप भतीजे ये चेन के साथ चर्चा कर सकती हैं, ताकि दुनिया की गपशप को शांत किया जा सके। फैंग शाओ ने अविश्वास से किंग यांगजी को देखा, फिर ये चेन की ओर देखा। इस समय उन्होंने पाया कि किंग यांगजी की किस्मत धीरे धीरे नारंगी हो गई, जबकि ये चेन की बैंगनी किस्मत हल्की सुनहरी हो गई। शुरुआत में किंग यांगजी ने अपनी छोटी बहन के इस शिष्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उसने सुना था कि तीसरी शाखा से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय हुआ है, किंग यांगजी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब तक
जब उसे पता चला कि ये चेन ने सिर्फ 5 साल में ज़ियानतियान क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और उसे पूरा विश्वास है कि वह 1 साल के अंदर एक गोली बना सकता है, तो किंग यांगज़ी के मन में कुछ और ही विचार आया। उनके सबसे बड़े शिष्य के रूप में फैंग शाओ ने संप्रदाय में एक बहुत ही अच्छे आदर्श की भूमिका निभाई और साथ ही शिष्यों को एकजुट करने, एक दूसरे से प्रेम करने और उनकी मदद करने में सक्षम थे और वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा थे। किंग यांगज़ी को केवल इस बात से असंतोष था कि फैंग शाओ की योग्यताएं थोड़ी साधारण थीं। वास्तव में, हालांकि फैंग शाओ की योग्यता ये चेन जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह एक औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर है। अधिकांश साधक जीवन भर केवल तोंगमाई क्षेत्र में ही रह पाते हैं और बहुत कम ही ज़ियानतियान क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। और 30 वर्षों के भीतर ज़ियानतियान क्षेत्र में पहुंच पाना पहले से ही एक प्रतिभा माना जाता है। मूल रूप से, जब ताइवेई संप्रदाय अभी भी पतन की ओर अग्रसर था, किंग यांगज़ी ने महसूस किया कि फैंग शाओ जैसी योग्यता वाले शिष्य को स्वीकार करना पहले से ही एक बड़ा सौदा था। हालांकि, जब ताइवेई संप्रदाय को धीरे धीरे दूसरे दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत किया गया और इसमें प्रथम दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत होने की क्षमता थी, तो किंग यांगज़ी को अचानक एहसास हुआ कि फैंग शाओ की योग्यता संप्रदाय को पुनर्जीवित करने का भार उठाने के लिए अपर्याप्त थी। अगर उसे कोई बेहतर इंसान न मिला होता, तो किंग यांगज़ी शायद बस यूं ही सोचते रहते। लेकिन जब उन्होंने ये चेन की असाधारण प्रतिभा देखी, तो किंग यांगज़ी का दिमाग अचानक सक्रिय हो गया। हालांकि ये चेन छोटी बहन का शिष्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संप्रदाय के मुखिया होने के नाते, वह छोटी बहन की ओर से शिष्य को पूरी तरह से शिक्षा दे सकता है। उस समय, हालांकि वे दोनों नाम के लिए गुरु और शिष्य नहीं हैं, वे वास्तव में गुरु और शिष्य हैं, जो सीधे शिष्य को स्वीकार करने से अलग नहीं है। समान परिस्थितियों का सामना करते समय कई संप्रदायों की प्रथाएं समान होती हैं। सर्वोत्तम योग्यता वाले अधिकांश शिष्यों को अगले संप्रदाय प्रमुख के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। साधना जगत में संप्रदाय की स्थिति सुनिश्चित करने के अलावा, इससे संप्रदाय के भीतर आंतरिक कलह को भी रोका जा सकता है। जब संप्रदाय प्रमुख की शक्ति सभी को दबा सकती है, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी संप्रदाय प्रमुख के पद का लालच नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इससे अन्य शिष्यों तक सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का संदेश भी पहुंच सकता है, जिससे वे और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित होंगे। ये कहा जा सकता है कि ये चेन को पवित्र पुत्र का पद ग्रहण करने देने के कई फायदे हैं। बस एक ही समस्या है कि यह फैंग शाओ के साथ बहुत अन्याय है। अगर ये चेन को पवित्र पुत्र बनने दिया गया, तो फैंग शाओ न केवल संप्रदाय में, बल्कि पूरे डोंगझोउ में भी अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। हालांकि, किंग यांगजी को प्रतिभाशाली ये चेन को छोड़ने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। सोच विचार के बाद, किंग यांगजी के दिमाग में यह विचार आया। दोनों के बीच मुकाबला हो और विजेता पवित्र पुत्र का पद ग्रहण कर ले। इस तरह, अगर फैंग शाओ हार जाता है, तो वह अपनी कमजोरी के लिए सिर्फ खुद को दोषी ठहराएगा, अपने स्वामी को नहीं। गुरु का फैसला सुनकर फैंग शाओ स्वाभाविक रूप से गुरु की योजना समझ गया और उसका दिल बैठ गया। दरअसल, फैंग शाओ को अपने गुरु के चरित्र की कमजोरी का पता तब चला था जब वह उनका शिष्य बना था। निर्णय लेने में हिचकिचाहट, महत्वाकांक्षी, अनिश्चित कि क्या करना है, तथा आसानी से अस्थिर हो जाने वाला। लेकिन किंग यांगजी आखिरकार उसका गुरु है। हालांकि उसमें कई खामियां हैं, फिर भी उसका शिष्य होने के नाते फैंग शाओ ज्यादा कुछ नहीं कह सकता और उसे सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से ही याद दिला सकता है। लेकिन अब लगता है कि इस मास्टर की पुरानी समस्या फिर से उभर आई है। किंग यांगजी ने सोचा था कि यह फैसला दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसने ये कहा था, तब कुछ चीजें पहले ही बदल चुकी थीं। फैंग शाओ ने मन ही मन आह भरी। अगर शुरुआत में कोई बेहतर उम्मीदवार होता, तो अनुमान है कि गुरु अगले मुखिया के रूप में ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनते। लेकिन अब फैंग शाओ को सबसे ज्यादा चिंता किंग यांगजी और ये चेन की किस्मत में आने वाले बदलाव की है। किंग यांगजी के इस फैसले के बाद दोनों की किस्मत में बदलाव का संकेत मिला, जिससे फैंग शाओ ने मन ही मन एक साहसिक अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि किंग यांगजी ये चेन के पक्ष में खड़े होने का इरादा रखती है, और किंग यांगजी का समर्थन प्राप्त करने के बाद ये चेन सच्चा भाग्य का पुत्र बन जाएगा। किंग यांगजी की बात सुनकर जू युवानशी भी बहुत हैरान हुई। वह किंग यांगजी को संदेश भेजे बिना नहीं रह सकी। गुरु, पवित्र पुत्र की स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या आप युंजियन मंडप की छोटी राजकुमारी को भूल गए हैं? किंग यांगजी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, चिंता मत करो, अगर ये चेन वास्तव में फैंग शाओ से अधिक प्रतिभाशाली है, तो मुझे यकीन है कि युंजियन मंडप शादी करने के लिए व्यक्ति को बदलने के लिए अधिक इच्छुक होगा। 3 साल पहले, युंजियन मंडप ने अचानक ताइवेई संप्रदाय से संपर्क किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। ताकत के मामले में, युंजियन मंडप ताइवेई संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए किंग यांगजी खुश हो गया और फैंग शाओ और युंजियन मंडप के मंडप स्वामी की बेटी लिन शियाओरान के बीच विवाह कराने के लिए तुरंत तैयार हो गया। विवाह के बाद, ताइवेई संप्रदाय को युंजियन मंडप का भरपूर समर्थन मिला और उसकी ताकत और बढ़ गई।
किंग यांगजी ने युंजियन मंडप के मंडप स्वामी की बेटी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सुना था कि यह छोटी लड़की बेहद प्रतिभाशाली और सुंदर है। फैंग शाओ की प्रतिभा के साथ यह एक उच्च विवाह माना जाता था। किंग यांगजी को हमेशा चिंता रहती थी कि अगर युंजियन मंडप ने एक दिन फैंग शाओ को नीचा दिखाया और सगाई रद्द कर दी, तो ताइबेई संप्रदाय निश्चित रूप से पूरे डोंगझोउ में हंसी का पात्र बन जाएगा। लेकिन अब किंग यांगजी चिंतित नहीं थी, क्योंकि ये चेन की प्रतिभा उत्कृष्ट थी। भले ही वह लिन शियाओरान जितना अच्छा न हो, वह बहुत पीछे नहीं होगा। अगर वह ऐसे विवाह साथी में बदल जाता तो युंजियन मंडप शायद आपत्ति नहीं करता। किंग यांगजी का विचार सुंदर था और उसकी बातें भी अर्थपूर्ण थीं, लेकिन डू युवानशी को लगा कि यह इतना आसान नहीं था। आपको ये जानना होगा कि 3 साल पहले ताइबेई संप्रदाय को एक दोयम दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत किया गया था। युंजियन मंडप जैसी बड़ी शक्ति की तुलना में, यहाँ तक कि उसके अधीनस्थ 13 हॉलों की तुलना में भी, ये बहुत ही निम्न था। इतनी बड़ी शक्ति ने विवाह का प्रस्ताव रखने की पहल की। क्या उन्होंने सचमुच ताइबेई संप्रदाय की क्षमता देखी? मुझे डर है कि नहीं। हालांकि युंजियान मंडप ने विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ताइबेई संप्रदाय की बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन डू युवानशी को नहीं लगा था कि ताइबेई संप्रदाय युंजियान मंडप की नज़र में आ पाएगा। वे तो बस तुम्हारे साथ विनम्रता से पेश आ रहे थे, तुम इसे गंभीरता से नहीं लोगे, है ना? डू युवानशी को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन चून की मुखिया भाई ने पहले ही निर्णय ले लिया था, इसलिए वह केवल चुप रह सकती थी और देख सकती थी कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। फैंग शाओ ने अपना सिर घुमाया और ये चेन की तरफ देखा। उसके हाव भाव सामान्य थे, मानो उसने इस बारे में ज्यादा सोचा ही न हो। उसने ये चेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे आश्चर्य है कि जूनियर भाई ये कैसे प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं। ये चेन ने गर्व से कहा, क्या यह आसान नहीं है? बस आखिरी मैच से सीधे मुकाबला करो और जीवन और मृत्यु का फैसला भाग्य पर छोड़ दो। फैंग शाओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ये सिर्फ साथी शिष्यों के बीच एक चर्चा है, चलो यहीं रुकते हैं। भाई फैंग, ये चेन ने आधी मुस्कान के साथ कहा, हमारे जैसे लोग जो साधना करते हैं, उन्हें बहादुर और मेहनती होना चाहिए और स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहिए। अगर हम जीवन और मृत्यु से लड़ने से इतना डरते हैं, तो हम सही परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फैंग शाओ ने आह भरी, उस स्थिति में कृपया जूनियर भाई को आगे बढ़ने दें। जब ये चेन ने अपनी लंबी तलवार निकाली जो लाल रोशनी से चमक रही थी, तो फैंग शाओ की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में गायब हो गई। इस लड़ाई में ये चेन को पूरा विश्वास है कि वह संप्रदाय के इस वरिष्ठ भाई को हराकर पवित्र पुत्र का पद प्राप्त कर सकता है। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि पवित्र पुत्र के पद पर बैठकर ही उसे अधिक शक्ति और अधिक संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि पूरे संप्रदाय के सभी युवा शिष्य भी उसके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे। जब ये चेन ने आने वाले उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचा, तो वह अपने चेहरे पर मुस्कान को बड़ी मुश्किल से छिपा सका। हालांकि जैसे ही ये चेन हमला करने वाला था, फैंग शाओ अचानक चिल्लाया, 1 मिनट रुको। फैंग शाओ की चीख तब निकली जब ये चेन हमला करने ही वाला था, लेकिन अभी तक नहीं किया था, जिससे ये चेन का रक्त प्रवाह लगभग अवरुद्ध हो गया था। ये चेन ने अपने अशांत रक्त को दबाते हुए गुस्से से कहा, फैंग शाओ, अगर लड़ना है तो लड़ो, ये चाल क्यों चल रहे हो? जब किंग यांगजी ने यह दृश्य देखा तो वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फैंग शाओ ने चंचल नजर से ये चेन की ओर देखा और कहा, मुझे माफ करना जूनियर भाई, ये मुझे अचानक याद आया कि अगर मैं ये प्रतियोगिता हार गया, तो मैं पवित्र पुत्र के रूप में अपना पद खो दूंगा, लेकिन अगर आप हार गए, तो आप कुछ भी नहीं खोएंगे। तो क्या ये प्रतियोगिता थोड़ी अनुचित नहीं है? ये चेन दंग रह गया। उसने पहले भी कई बार बिना किसी पूंजी के इस तरह का जुआ खेला था। खैर, अगर वह जीतता तो उसे कुछ मिलता, और अगर हारता तो भी कुछ नहीं, तो क्यों न हारे? कई शिष्य उस समय सावधान नहीं रहे और इस तरह उसके हाथों ठगे गए, लेकिन उन्हें किसने कहा था कि लड़ाई से पहले इस बारे में न सोचें? इसलिए वे बाद में सिर्फ शिकायत ही कर सकते थे। लेकिन फैंग शाओ असल बात जानता था। शुरू में उसे जुए में कुछ भी जीतने की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने ये चेन की तलवार देखी और अपने मालिक के रवैये के बारे में सोचा, तो फैंग शाओ ने इस बार अपने बारे में ज्यादा सोचने का फैसला किया। फैंग शाओ ने अपने हाथ में लंबी तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, जूनियर भाई, ये आप इस तलवार को दांव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि जूनियर भाई ये जीतते हैं, तो पवित्र पुत्र का पद जूनियर भाई ये का होगा। लेकिन यदि सीनियर भाई जीतते हैं, तो ये तलवार सीनियर भाई की होगी। जूनियर भाई, ये आप क्या सोचते हैं? ये चेन हिचकिचाया। हालांकि उसे पूरा भरोसा था, फिर भी उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि शर्त लगाने पर उसे नुकसान होगा। ये चेन की यही विशेषता है, अगर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसे नुकसान होगा। ये चेन की हिचकिचाहट देखकर फैंग शाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जूनियर भाई, ये यहाँ बड़ी तेजी से आए थे, लेकिन दांव पर बात करते समय उनकी बोलती बंद हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वे बिना किसी पूंजी के यहाँ व्यापार करने आए हों? सच कहूं तो माफ करना, लेकिन जूनियर भाई, ये की आदत बहुत अच्छी नहीं है।
ये चेन ने ठंडी सांस ली और कहा, चलो शर्त लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो यह लाल ड्रैगन तलवार तुम्हारी होगी। फैंग शाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो जूनियर भाई ये कृपया अंदर आइए। ये चेन ने फैंग शाओ के मुस्कुराते चेहरे को देखा और उसे लगा कि वह घिनौना लग रहा है। उसने मन ही मन गाली दी, फिर बिना शुरुआती चाल चले अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे ताइवेई की 18 तलवार तकनीकों में से बहती आग की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फैंग शाओ के सीने में वार कर दिया। फैंग शाओ ने हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। उसने लापरवाही से तलवार लहराई जिससे ये चेन की तलवार छूट गई और एक कदम पीछे हटते हुए बोला, छोटे भाई ये तुमने बिना अभिवादन किए ही हमला क्यों कर दिया? क्या तुम संप्रदाय द्वंद्व के नियम भूल गए हो? ये सुनकर दर्शक चुपचाप सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार संप्रदाय का द्वंद्व असली लड़ाई से थोड़ा अलग था। सलामी देना सबसे बुनियादी शिष्टाचार था, लेकिन ये चेन ने इसकी भी परवाह नहीं की और बेशर्मी से हमला कर दिया। वह न सिर्फ असभ्य था बल्कि बेशर्म भी था। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेना कठिन होता है। ये चेन ने इतना नहीं सोचा। उसका हमेशा से मानना था कि जो लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं वे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। जहां तक शिष्टाचार और विश्वसनीयता की बात है तो ये सब बकवास है। इस दुनिया में बलवान ही राजा हैं। इस समय उसके दिमाग में एकमात्र विचार फैंग शाओ को हराना और पवित्र पुत्र का पद हथियाना था। इसलिए ये चेन ने कोई भी कदम उठाते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये चेन के हिंसक हमले का सामना करते हुए फैंग शाओ कुछ देर के लिए रक्षात्मक मुद्रा में रहा और ऐसा लग रहा था जैसे ये चेन ने उसे दबा दिया हो। लेकिन सिर्फ फैंग शाओ ही जानता था कि वह पहले ये चेन की स्थिति परखना चाहता था। ये चेन की नियति के पुत्र के रूप में पहचान मूलतः पुष्ट हो चुकी है, लेकिन फैंग शाओ को यकीन नहीं है कि ये दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है या नहीं, इसलिए उसे यकीन नहीं है कि ये चेन का व्यवहार उपन्यास में वर्णित शैली जैसा ही होगा या नहीं। इसलिए अब उसे सबसे पहले एक बात की पुष्टि करनी होगी, यानी क्या ये चेन में विभिन्न स्तरों पर लड़ने की क्षमता है। भले ही फैंग शाओ अभी भी जियानतियान क्षेत्र में है, उसकी ताकत वास्तव में जिंदन क्षेत्र तक पहुंच गई है, क्योंकि वह जो अभ्यास करता है वह ताइबेई संप्रदाय की पैतृक मानसिक विधि ताइबेई हॉट सूत्र नहीं है, बल्कि तियानहुआ जेड स्लिप्स पर दर्ज प्राचीन विधि क्यानकुन ट्रेजर बुक है। तियानहुआ जेड स्लिप पर दिए गए विवरण के अनुसार क्यानकुन ट्रेजर बुक क्यानकुन महल के 3 गुरुओं द्वारा संयुक्त रूप से रची गई थी। ये यिन और यांग का निर्माण करती है, सब कुछ समाहित करती है और इसके अनंत जादुई उपयोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यानकुन ट्रेजर बुक में साधकों की योग्यताओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध भाग्य बदलने की एक विधि का उल्लेख है। इस विधि के माध्यम से निम्नतम योग्यताओं को भी स्वर्ग विरोधी योग्यताओं में बदला जा सकता है। अफवाह यह है कि क्यानकुन पैलेस इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गया क्योंकि यह बहुत अपमानजनक था। हालांकि फैंग शाओ द्वारा प्रचलित मार्शल आर्ट संप्रदाय के अन्य शिष्यों की मार्शल आर्ट से भिन्न है, लेकिन इस मार्शल आर्ट की एक और विशेषता है, वह ये कि इसे किसी भी अन्य मार्शल आर्ट के रूप में प्रचलन किया जा सकता है। इसलिए हालांकि वह 10 वर्षों से अधिक समय से क्यानकुन ट्रेजर बुक का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दोनों ने दर्जनों चालें बदल लीं और फैंग शाओ को धीरे धीरे कुछ समस्याओं का पता चला। किसी को नहीं पता था कि ये चेन की तलवार कहां से आई थी। न सिर्फ वह खून से लाल थी, बल्कि घुमाने पर एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज भी आती थी। तलवार का नाम याद करके फैंग शाओ ने शुरू में सोचा कि यह किसी अजगर के दहाड़ने की आवाज है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। जब भी चीखने की आवाज आती, फैंग शाओ को लगता कि उसका मन हिल गया है और उसे एक हल्की सी मदहोशी का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, यह एहसास और भी जाहिर होता गया। इतना ही नहीं, उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका रक्त तत्व अनजाने में ही प्रतिद्वंद्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, जिससे फैंग शाओ हैरान रह गया। उसने अवचेतन रूप से तियानहुआ जेड स्लिप को सक्रिय किया और एक हल्की नीली रोशनी की परत धीरे धीरे उसकी पुतलियों पर छा गई। फिर उसने लाल ड्रैगन तलवार की ओर देखा और अगले ही पल वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। यह एक पौराणिक जादुई हथियार निकला। अगर तियानहुआ जेड स्लिप की पहचान सही होती, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती कि यह तलवार इतना असरदार हो। ये चेन ने बढ़त हासिल करने के लिए लाल ड्रैगन तलवार की विशेषताओं पर भरोसा किया। उसने बहुत पहले ही आत्माओं को लुभाने में लाल ड्रैगन तलवार के प्रभाव को पहचान लिया था और यह भी अच्छी तरह जानता था कि लाल ड्रैगन तलवार में मानव सार और रक्त को सोखने की क्षमता है। लेकिन उसे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, बल्कि उसे लगा जैसे उसने एक असली खजाना पा लिया है। इस तलवार के साथ विभिन्न स्तरों पर दुश्मनों को न मार पाने की चिंता क्यों करें? मैदान के बाहर मौजूद सभी लोग फैंग शाओ को दबा हुआ देखकर हैरान थे और उनकी नजरें ये चेन पर आश्चर्य से टिकी थीं। वह सिर्फ 5 साल से शिष्य था, लेकिन वह 30 साल से शिष्य रहे वरिष्ठ भाई को इतनी बड़ी लड़ाई में दबा सकता था। ये योग्यता वाकई बहुत मजबूत थी।
दूसरे संप्रदायों में ये योग्यता संप्रदाय के संत पुत्र बनने की क्षमता रखती थी। लेकिन धीरे धीरे फैंग शाओ के प्रदर्शन ने कई लोगों को थोड़ा भ्रमित कर दिया। ये चेन के इतने जबरदस्त हमले के बावजूद फैंग शाओ बिना किसी हार के निशान दिखाए इतने लंबे समय तक डटा रहा। कोई भी समझदार इंसान बता सकता था कि फैंग शाओ अपनी क्षमताएं छिपा रहा था। ये चेन ने शुरू में सोचा था कि फैंग शाओ उसे बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऊपरी हाथ होने पर भी वह फैंग शाओ को कुछ समय के लिए भी नहीं हरा पाएगा। वह थोड़ा चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका और चिल्लाया, फैंग शाओ, क्या तुम केवल कछुए की तरह बचाव करने में सक्षम हो? फैंग शाओ ने शांति से कहा, कनिष्ठ भाई, हम तो बस एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, आप इतने आक्रामक क्यों हैं? आपको पता होना चाहिए कि साधना के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात अपने मन को पोषित करना और फिर अभ्यास करना है। यदि आप इतने अधीर हैं तो आप साधना के सच्चे मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? ये चेन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारी तरह का होता तो मैं ताओवाद का पालन नहीं करता। चलो, चूंकि छोटे भाई ये ने ऐसा कहा है तो एक वरिष्ठ भाई होने के नाते मेरे पास अपनी कुशलता दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं है। फैंग शाओ ने बनावटी पछतावे के साथ आह भरी, फिर अपनी तलवार जोर से घुमाई और तलवार की ऊर्जा ज्वार की तरह ये चेन की ओर उमड़ पड़ी। ये चेन चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाकर उसे रोक लिया। हालांकि फैंग शाओ की चालें एक के बाद एक जारी रहीं, और हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं है, नीचे गिरती तलवार की ऊर्जा ने उसे लगभग बेदम कर दिया और उसके पास वापस लड़ने की लगभग कोई शक्ति नहीं बची। आक्रमण और बचाव एक पल में बदल गया और देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि ये चेन का हमला जबरदस्त था, उसकी चालें थोड़ी अव्यवस्थित थीं। देखने वाले कई लोग विशेषज्ञ थे और वे एक नज़र में ही बता सकते थे कि ये चेन को व्यवहारिक अनुभव की कमी थी और वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चालों की भूमिका पर ध्यान दिए बिना सिर्फ हमला करना जानता था। दूसरी ओर फैंग शाओ गरिमा में था और वह निश्चिंत और बेफिक्र लग रहा था, मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि उसकी तलवार की चालें जबरदस्त और निरंतर थीं, लगभग किसी तूफान की तरह अजेय। दोनों की तुलना करने पर अंतर स्पष्ट है। दर्शकों की भीड़ के बीच हरे कपड़े पहने, चेहरे पर सफेद घूंघट डाले, एक दुबली पतली लड़की मैदान में फैंग शाओ को देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह के कोने पर अनजाने में एक मुस्कान उभर आई थी। भाई शाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 सालों में ही तुमने टाइडल स्वॉर्ड तकनीक का इतनी कुशलता से इस्तेमाल कर लिया है। माँ सही थी, तुम मेरे लिए अनमोल खजाना हो। ये सोचते हुए लड़की की आंखों में कोमलता का एक स्पर्श चमक उठा। भाई शाओ, मुझे पहले जाना होगा। हालांकि मैं इस बार आपसे नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपको दूर से देखकर बहुत खुश हूँ। आपको याद रखना चाहिए, जब रना 1 साल में जियाओ हॉल से वापस आएगा तो आपको मुझसे शादी करने आना होगा। इस समय एक महिला जो सफेद घूंघट पहने हुए थी उसके पीछे फुसफुसाई, छोटी बहन, हमें अब चलना चाहिए। लड़की ने सिर हिलाया, ठीक है बड़ी बहन, चलो। ऐसा कहने के बाद लड़की ने दूर से फैंग शाओ को अनिच्छा से देखा, फिर दृढ़ता से चली गई। जब लड़की चली गई तो फैंग शाओ ने उस दिशा में देखा जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। ये चेन ने देखा कि फैंग शाओ एक पल के लिए विचलित था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अवसर का फायदा उठाया, अपनी बाहों से कुछ निकाला और फैंग शाओ पर फेंक दिया। लाल रोशनी की एक किरण फैंग शाओ की छाती से टकराई। फैंग शाओ अचंभित रह गया और उसे अपनी ऊर्जा अपनी छाती पर केंद्रित करनी पड़ी। तभी फैंग शाओ को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर किसी बड़े हथौड़े से प्रहार किया गया हो। इस जबरदस्त बल से उसके आंतरिक अंग हिल गए और अचानक उसके गले में खून की एक धारा बह निकली। फैंग शाओ ने अनिच्छा से खून निगल लिया और ये चेन की ओर देखते हुए उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जूनियर भाई, ये आपका क्या मतलब है? ये चेन ने अभी जो इस्तेमाल किया था वह एक ताबीज था, लेकिन ताबीज बनाने में ताइवेई संप्रदाय माहिर नहीं था। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, संप्रदाय अपने शिष्यों को दूसरी तकनीकें सीखने से नहीं रोकता था। जब तक इससे नैतिकता का उल्लंघन न हो, वे जो चाहें सीख सकते थे। लेकिन समस्या यह है कि ये चेन ने अभी जो ताबीज इस्तेमाल किया था वह रक्त और ऊर्जा से भरा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर पड़ते ही तीनों आत्माएं और 7 आत्माएं भी हिल गईं। ऐसा ताबीज धर्मी लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते थे? एकमात्र संभावना यह है कि यह ताबीज किसी अवैध स्रोत से आया हो। ये चेन को नहीं लगा कि उसके इस व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, बल्कि उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, भाई फैंग, जैसा कि कहावत है, युद्ध में सब जायज है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप सिर्फ खुद को ही दोष दे सकते हैं कि आप अभी विचलित हो गए थे। जैसे ही उसने कहा, ये चेन ने अपनी तलवार फिर से घुमाई और प्रत्येक चाल फैंग शाओ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित थी। ये चेन ने सोचा था कि उसकी बातें ज्यादातर लोग समझ जाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रोताओं में से हर कोई सिर हिलाए बिना नहीं रह पाएगा। ताइवेई संप्रदाय के अनुयायी उसे डांटने से खुद को नहीं रोक पाए। ये चेन, तुम बहुत बेशर्म हो।
ये स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष लड़ाई थी, लेकिन तुमने ऐसे घृणित तरीकों का सहारा लिया। ये चेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सबसे बड़े भाई से ज्यादा ताकतवर हो? इतने मोटे चेहरे के साथ तुम ताबीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? हुम्फ। ये चेन हमेशा से ही नियमों का पालन नहीं करने वाला आदमी रहा है। क्या तुम्हें आज ही पता चला? ऐसा व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पवित्र पुत्र बनने के योग्य नहीं है। डांट खाने के बाद ये चेन का चेहरा नीला और लाल हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और दर्शकों में मौजूद शिष्यों पर चिल्लाया, तुम्हें क्या पता? द्वंद्व युद्ध में तुम्हें हर संभव तरीका अपनाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारा सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से होगा जिसे तुम हरा नहीं सकते, तो तुम नियमों का पालन करोगे? इससे पहले कि शिष्य जवाब दे पाते, फैंग शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जूनियर भाई, ये क्या आप भूल गए हैं कि हम प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये चेन की चालें लगभग घातक थीं, लेकिन फैंग शाओ के वायुरोधी तलवार के जाल ने उन्हें रोक दिया। एक पल के लिए दोनों फिर से गतिरोध में आ गए। किस वजह से? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चेन ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया। हाँ, ये प्रतियोगिता कोई जीवन मरण की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये चेन ये साबित करना चाहता है कि वह फैंग शाओ से बेहतर है और पवित्र पुत्र बनने और फैंग शाओ को चुनौती देने के लिए ज्यादा योग्य है। लेकिन अगर वह प्रतियोगिता में ताबीज का इस्तेमाल करता है, तो वह कैसे साबित कर पाएगा कि वह फैंग शाओ से ज्यादा शक्तिशाली है? ये चेन जानता था कि वह गलत है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। उसने गर्दन कड़ी करके कहा, फैंग शाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत नहीं सकते, तो तुम अभी अपनी तलवार नीचे फेंक दो और हार मान लो। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? फैंग शाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और शांति से कहा, जूनियर भाई, ये ऐसा लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जब से आप संप्रदाय में शामिल हुए हैं, आपने केवल तकनीकें सीखी हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना नहीं सीखा है। संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य के रूप में, स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के नेता की ओर से शिष्यों का अच्छी तरह से प्रबंधन करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बिंदु पर फैंग शाओ ने अचानक अपनी आवाज उठाई और कहा, तीसरे चाचा, कनिष्ठ भाई ये अपने बड़े भाइयों के प्रति अनादरपूर्ण हैं, उतावले हैं और दूसरों की पीठ में छुरा घोंपने का उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मुझे संप्रदाय के नेता का सबसे बड़ा शिष्य होने का सम्मान प्राप्त है और संप्रदाय के शिष्यों की देखरेख और उन्हें शिक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैं चाचा की ओर से कनिष्ठ भाई ये को अनुशासित करूंगा। ये सुनकर जू युवानशी का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, भतीजा फैंग सही कह रहा है। तो मैं भतीजे फैंग को, इस अयोग्य लड़के को मेरे लिए अनुशासित करने के लिए परेशान करूंगा। अपनी बात खत्म करते ही फैंग शाओ ने देखा कि ये चेन के बैंगनी लक की सुनहरी रेखाएं तुरंत गायब हो गईं। इतना ही नहीं, उसने ये भी महसूस किया कि उसके शरीर की गहराई में छिपी त्यानहुआ जेड स्लिप उसे खुशी और संतुष्टि दे रही थी। फैंग शाओ को तुरंत समझ आ गया कि ये चेन के अनुचित व्यवहार के कारण उसके स्वामी उससे असंतुष्ट थे, जिससे उसकी किस्मत कुछ हद तक कम हो गई थी। हालांकि जो किस्मत उसने खोई थी, वह त्यानहुआ जेड स्लिप का पोषण बन गई। ये सोचते हुए फैंग शाओ ने अपनी आंखों में थोड़ी खुशी के साथ ये चेन को देखा। यह आदमी मेरे लिए बैटरी जैसा है। त्यानहुआ जेड स्लिप की तरक्की आप पर निर्भर करती है। ये सोचकर फैंग शाओ हंसे और बोले, जूनियर भाई, ये आओ और देखो कि यह चाल कैसे काम करती है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फैंग शाओ की तलवार ने अचानक अपनी ताकत दिखा दी और तलवार की विशाल रोशनी आसमान में किसी उल्टी नदी की तरह टूट पड़ी। ये चेन का चेहरा भयभीत था और वह बार बार पीछे हट रहा था। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने पूरी तरह से आक्रमण छोड़ दिया था और पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गई थी। लेकिन इस तलवार की रोशनी के सामने, जो एक प्रचंड ज्वार की तरह थी, वह अपनी रक्षा कैसे कर सकता था? स्टैंड में बैठे अन्य संप्रदायों के वीआईपी मेहमानों में से कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और बोले, ये सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक है। उसने वास्तव में ज़ियाओया तांग के रहस्य में महारत हासिल कर ली है और ताइशान का उपयोग करके बेहाई को पीछे छोड़ दिया है। तलवार की ऐसी तेज रोशनी देखकर ये चेन को निराशा का एहसास हुआ। वह चिल्लाया, ये तो नाइंसाफी है। तुमने जो तलवार की तकनीक इस्तेमाल की है, वह ताइवेई संप्रदाय की बिल्कुल नहीं है। जूनियर भाई, ये आपने अभी जो ताबीज इस्तेमाल किया है, वह हमारे संप्रदाय का नहीं लगता है ना? फैंग शाओ ने व्यंग्य किया। ये चेन अवाक रह गया। उसका मानना था कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली है और संप्रदाय में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए पवित्र पुत्र का पद उसके अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि संप्रदाय का वह वरिष्ठ भाई, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था, इतनी शानदार तलवारबाजी कर सकता है। इसके अलावा, हालांकि उसका क्षेत्र केवल ज़ियानतयान था, उसकी प्रचुर सच्ची ऊर्जा जिंदन के क्षेत्र तक पहुंच गई थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आखिर उसने ये कैसे किया? जैसे ही तलवार की रोशनी गिरने वाली थी, एक उदासीन आवाज अचानक सुनाई दी, बस।
अगले ही पल हवा से एक तलवार की रोशनी नीचे गिरी और फैंग शाओ की विशाल तलवार की रोशनी को चीरती हुई चली गई। हालांकि ये चेन, जो एक विकट परिस्थिति से बचकर आया था, उदास भाव से आकाश की ओर देख रहा था। अध्याय 6 क्षमा याचना। फैंग शाओ ने अपनी तलवार म्यान में डाली और सलाम किया, गुरु। जिसने अभी अभी कार्रवाई की वह ताइबेई संप्रदाय का नेता किंग यांगजी था। फैंग शाओ को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ये प्रतियोगिता तो सिर्फ साथी शिष्यों के बीच की प्रतियोगिता थी, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। और इतने महत्वपूर्ण दिन पर किसी की जान लेना भी उचित नहीं था। अगर किंग यांगजी ने कोई कदम नहीं भी उठाया होता तो भी फैंग शाओ तलवार की रोशनी पड़ते ही उसे रोक देता। किंग यांगजी ने शांति से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। सच कहूं तो उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे बड़ा शिष्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट होगा। उसने तो शियाओयाओ हॉल की 36 तलवार कलाओं से ज्वारीय तलवार कला और महासमुद्री तलवार कला भी सीखी थी। युनजियान मंडप के अंतर्गत आने वाले 13 हॉलों में से जियाओयाओ हॉल प्रथम स्थान पर है। इसके हॉल की स्वामी जियाओ रुयाओ हैं, जो युनजियान मंडप के स्वामी लिन फैंगटियन की पत्नी हैं। ऐसा कहा जाता है कि परी जियाओ रुयाओ की तलवारबाजी अद्भुत है। जब उसने पहली बार शुरुआत की तो उसने अपनी त्यानयू तलवारबाजी से लोगों को चौंका दिया। बाद में जियाओ रुयाओ और लिन फैंगटियन मिले और प्यार में पड़ गए, और साथ मिलकर उन्होंने युनजियन पवेलियन का विशाल पारिवारिक व्यवसाय बनाया। दोनों के विवाह के बाद जियाओ रुयाओ और लिन फैंगटियन ने तलवारबाजी सीखने में खुद को समर्पित कर दिया और धीरे धीरे जियाओयाओ हॉल की 36 तलवार चालें बनाईं। अकेले तलवारबाजी के संदर्भ में जियाओयाओ हॉल की तुलना तियांगांग संप्रदाय से की जा सकती है, जो एक तलवार साधक संप्रदाय भी है। सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक जियाओयाओ हॉल की 36 तलवार तकनीकों में सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक है। ये हमेशा से जियाओयाओ हॉल का रहस्य रही है। किंवदंती है कि केवल लिन फैंगटियन, जियाओ रुयाओ और उनकी बेटी लिन जियाओरान ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब एक और व्यक्ति है जो सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, फैंग शाओ, जिससे पता चलता है कि युनजियन पवेलियन और शियाओयाओ हॉल फैंग शाओ को कितना महत्व देते हैं। इसने किंग यांगजी को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईश्वर के पुत्र के पद के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है। फैंग शाओ ने किंग यांगजी के हाव भाव देखे और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि किंग यांगजी क्या सोच रही है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। किंग यांगजी ने जटिल आंखों से फैंग शाओ को देखा और फिर कहा, शाओ, आप वास्तव में मेरे सबसे बड़े शिष्य होने के योग्य हैं। मैं निश्चिंत हो सकता हूं कि पवित्र पुत्र का पद आपके हाथों में है। फैंग शाओ ने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं। उधर ये चेन आखिरकार होश में आया। उसने फैंग शाओ की तरफ देखा, दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, बड़े भाई फैंग वाकई कमाल के हैं। छोटे भाई ने हार मान ली। फैंग शाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि ये चेन उससे इतना दुश्मनी क्यों कर रहा था। शुरू से आखिर तक परेशानी खड़ी करने की पहल ये चेन ने ही की थी, लेकिन वह अपमानित दिख रहा था, जो वाकई हैरान करने वाला था। ये चेन को लंगड़ाते हुए और मंच से नीचे उतरने की तैयारी करते हुए देखकर फैंग शाओ ने अचानक कहा, जूनियर भाई, ये क्या आप कुछ भूल गए हैं? ये चेन ने उदास चेहरे से फैंग शाओ को देखा, क्या बात है? फैंग शाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई, ये क्या आप वह शर्त भूल गए हैं जिस पर हम प्रतियोगिता से पहले सहमत हुए थे? ये चेन अचानक शर्मिंदा हो गया। लाल ड्रैगन तलवार उसे पहाड़ से नीचे उतरते समय मिली थी। यह एक दुर्लभ दिव्य अस्त्र था। जब से ये चेन को ये तलवार मिली है, उसने अनगिनत विरोधियों को हराया है। अगर वह तलवार यूं ही दे देता तो वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने आंखें घुमाईं और अचानक मुस्कुराते हुए फैंग शाओ से कहा, वरिष्ठ भाई फैंग, अभी जो प्रतियोगिता हुई वह मेरे कनिष्ठ भाई का एक मजाक मात्र था। क्या आपने इसे गंभीरता से लिया? फैंग शाओ मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था कि जूनियर भाई ये को इतने सारे लोगों के सामने मजाक करने की आदत है। तो जूनियर भाई ये इस शर्त को तोड़ना चाहते हैं? भाग्य के पुत्र होने के नाते ये चेन हमेशा से ही बहुत मोटी चमड़ी वाले रहे हैं। लेकिन इसी वजह से फैंग शाओ ने ये चेन की भाग्य के पुत्र के रूप में पहचान की पुष्टि की। आखिर पिछले जन्म में पढ़े गए उपन्यासों में कई नायकों में धोखाधड़ी का जन्मजात हुनर होता था। अगर आप उनसे शर्त लगाते हैं और जीत जाते हैं तो आपको उसे भुनाने की संभावना पर विचार करने की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत उपन्यासों में कई खलनायक अपने समझौतों पर अड़े रहते हैं और अपनी हार से इनकार नहीं करते। बेशक सामान्य परिस्थितियों में नायक शर्त नहीं हारता, बस शर्त लगाने के बाद से ही उसने उसे निभाने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये सोचकर फैंग शाओ चौंक गया। अगर ये चेन नायक है तो मैं, जो उसके निशाने पर था, खलनायक तो होऊंगा, है ना? इस समय ये चेन ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं केवल 5 वर्षों से शिष्य हूं। क्या ये सामान्य नहीं है कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं?
मैं बस एक अच्छा माहौल बनाना चाहता था क्योंकि इस भव्य समारोह में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। अब जब माहौल बन गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। ये कहकर ये चेन मंच से नीचे उतरना चाहता था। ये चेन का अनुचित व्यवहार देखकर डू युवानशी और उसके 3 शिष्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जिसे दूसरे लोग शरारती व्यवहार समझ रहे थे, उन्हें वह प्यारा लगा। लेकिन फैंग शाओ ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, जूनियर भाई, ये शर्त लग चुकी है। मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या सच में। अगर आप हार गए तो आपको शर्त पूरी करनी होगी। ये चेन गुस्से से लाल पीला हो गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने डू युवानशी से एक मधुर स्त्री स्वर सुना, भाई फैंग भाई, ये जवान और अज्ञानी है। ये तो बस एक मजाक था। इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? तुम तो पहले से ही ईश्वर के पुत्र हो। क्या तुम में इतनी भी सहनशीलता नहीं है? फैंग शाओ ने आवाज की दिशा में देखा और शांति से कहा, जूनियर सिस्टर लू, क्या तीसरे अंकल ने आपको सिखाते समय ये भी कहा था कि यदि आप शर्त हार जाते हैं तो आप कर्ज पर चूक कर सकते हैं? तुम लू किंगयुआन अचानक शर्मिंदा हो गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। ये सुनकर डू युवानशी असंतुष्ट हो गई। लेकिन वह जानती थी कि इस बार उसकी शिष्या गलत थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके अलावा फैंग शाओ के पवित्र पुत्र के पद पर आसीन होने के बाद उसका दर्जा उसके चाचा से भी ऊंचा हो गया था। आपको ये जानना होगा कि पूरे संप्रदाय के आत्मिक रत्नों, अमृत और प्राकृतिक खजानों की आपूर्ति का सारा जिम्मा फैंग शाओ के पास है। इसलिए भले ही डू युवानशी फैंग शाओ की चाचा हैं, फिर भी वह उनके सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं करती। फैंग शाओ ने अपनी नजरें हटा लीं और फिर से ये चेन पर टिकाते हुए कहा, कनिष्ठ भाई, ये मैं आज तुम्हें एक सच्चाई सिखाऊंगा। अमरता की साधना करने के लिए तुम्हें पहले अपने शरीर की साधना करनी होगी, और अपने शरीर की साधना करने के लिए तुम्हें पहले अपने मन की साधना करनी होगी। अगर तुम अपना वादा नहीं निभाते तो अमरता की साधना करने का क्या मतलब है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, डू युवानशी और अन्य सभी ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। फैंग शाओ के शब्द बहुत स्पष्ट हैं। अगर तुम आज लाल ड्रैगन तलवार नहीं छोड़ते तो तुम अब ताइवेई संप्रदाय में नहीं रह पाओगे। हालांकि संत पुत्र के पास शिष्यों को संप्रदाय से निष्कासित करने का अधिकार नहीं था, फिर भी किंग यांगजी को संत पुत्र के संतत्व समारोह में नए संत पुत्र को यह सम्मान देना ही पड़ा। आखिरकार किंग यांगजी की अभी की हिचकिचाहट पहले से ही अनुचित थी। अगर उन्होंने संत पुत्र के पहले फैसले को अस्वीकार कर दिया होता तो फैंग शाओ को संत पुत्र होने का कोई अधिकार नहीं होता। खुशकिस्मती से इस बार किंग यांगजी का दिमाग ठीक से काम कर रहा था। उसने यहाँ की कुंजी समझ ली और थोड़ा सा सिर हिलाया। ये चेन मूर्ख नहीं था। जब उसने किंग यांगजी को सिर हिलाते देखा तो वह तुरंत समझ गया और उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। उसने अपने हाथ में लाल ड्रैगन तलवार की ओर देखा, बहुत देर तक हिचकिचाया, फिर लाल ड्रैगन तलवार जमीन पर पटक दी और फिर फैंग शाओ को घृणा से घूरा, भाई फैंग, इस बार मैं हार मानता हूं। लेकिन आत्मसंतुष्ट मत हो। 30 साल पूरब में, 30 साल पश्चिम में बेचारे युवक को मत धमकाओ। ये कहने के बाद ये चेन मुड़ गया। ये चेन के कठोर शब्दों को सुनकर, जो एक घोषणा की तरह लग रहे थे, फैंग शाओ असहाय होकर मुस्कुराया। इस बार भाग्य के पुत्र के रूप में ये चेन की पहचान पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। उन्होंने मूलतः खलनायक के रूप में अपनी पहचान भी पुष्ट कर दी है। लेकिन फैंग शाओ समझ नहीं पाया, मैं खलनायक कैसे बन गया? कई लोगों को लगा कि स्वर्ग पुत्र के संतत्व समारोह में हो रही प्रतियोगिता बस एक तमाशा थी। हालांकि ये चेन की योग्यताएं उत्कृष्ट थीं, फिर भी स्वर्ग पुत्र को चुनौती देना उसके लिए बहुत बड़ा मजाक था। खासकर हारने के बाद, वह वास्तव में धोखाधड़ी करके कर्ज से बचना चाहता था, जिस पर कई लोग हंस पड़े। वहां से जाने के बाद कई लोग इसके बारे में कानाफूसी और बातचीत करने से खुद को नहीं रोक सके। मेहमानों को विदा करने के बाद किंग यांगजी फैंग शाओ से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फैंग शाओ पहले ही बोल पड़ा, मास्टर, मुझे कुछ जरूरी काम है। कृपया मुझे पहले जाने की अनुमति दें। ये कहने के बाद फैंग शाओ किंग यांगजी के जवाब का इंतजार किए बिना अपनी तलवार पर उड़ गया। किंग यांगजी को उम्मीद नहीं थी कि फैंग शाओ उसे बोलने का मौका भी नहीं देंगे, और वह थोड़ा नाराज भी हुआ। लेकिन वह ये भी जानता था कि उसके इस फैसले से इस सबसे बड़े शिष्य का दिल सचमुच आहत हुआ है, इसलिए फैंग शाओ का थोड़ा नाराज होना स्वाभाविक था। इसके अलावा, जब से फैंग शाओ संप्रदाय में शामिल हुआ था, संप्रदाय के सभी मामलों को फैंग शाओ ही संभालता था, और वह इतना व्यस्त रहता था कि उसे पूरे दिन आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। इस तरह की स्थिति, जहां वह एक शब्द कहकर सीधे चला जाता था, एक से ज्यादा बार हो चुकी थी, और किंग यांगजी लंबे समय से इसकी आदी हो चुकी थी। इसलिए किंग यांगजी के पास असहाय होकर सिर हिलाने और जाने की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय डू युवानशी की आवाज अचानक आई, भाई कृपया रुकें। किंग यांगजी ने अपना सिर घुमाकर डू युवानशी की ओर देखा और असमंजस में पूछा, छोटी बहन, क्या कुछ गड़बड़ है?
जू युवानशी ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, भाई, मेरे छोटे शिष्य का व्यवहार अभी अभी वास्तव में अनुचित था। ये समझ में आता है कि फैंग शाओ इस वजह से नाराज हैं। लेकिन आखिरकार, ये चेन मेरी 3 शाखाओं में अकेला नहीं है। अगर इसका असर दूसरे शिष्यों पर पड़ा, तो मुझे डर है। जू युवानशी के शब्दों के खत्म होने का इंतजार किए बिना, किंग यांगजी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, फैंग शाओ एक समझदार व्यक्ति है और व्यक्तिगत द्वेष के कारण आपकी 3 शाखाओं के संसाधनों को रोक नहीं पाएगा। छोटी बहन, आप निश्चिंत रह सकती हैं। किंग यांगजी की बातें सुनने के बाद, जू युवानशी ने अंततः राहत की सांस ली। दरअसल, जू युवानशी भी जानती थी कि फैंग शाओ संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं है, फिर भी वह अनिश्चित थी। आखिरकार, आज ये चेन का व्यवहार वाकई बहुत ज्यादा था, और लू किंगयुआन ने भी अनुचित समय पर टोका था। फैंग शाओ तीनों शाखाओं के प्रति द्वेष रखने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन अब प्रधान भाई की गारंटी के साथ, जू युवानशी को राहत मिली। अगर फैंग शाओ ने सचमुच तीनों शाखाओं के संसाधनों को रोक रखा है, तो प्रधान भाई बहस करने चला जाएगा, और उसे आगे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जू युवानशी ने फिर सोचा और महसूस किया कि इस तरह से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। अगर वे फैंग शाओ की गुत्थी सुझाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए, तो तीनों जनजातियों को भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर, जू युवानशी ने लू किंगयुआन को फिर से बुलाया और कहा, किंगयुआन, तुमने अभी जो कहा और किया वह अनुचित था। क्या तुम ये जानते हो? लू किंगयुआन ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। जू युवानशी ने आह भरी और गंभीरता से कहा, किंगयुआन, तुम्हें ये समझना होगा कि फैंग शाओ अब हमारे संप्रदाय के संत पुत्र हैं। पूरे संप्रदाय में उनका दर्जा तुम्हारे प्रधान गुरु के बाद दूसरे स्थान पर है। तुम उनसे कृपा न करने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन तुम्हें उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। जाओ और फैंग शाओ से माफी मांगो और अपने छोटे भाई के बारे में अच्छी बातें कहो। वह हमेशा से तुम्हारा प्रशंसक रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी बातें जरूर सुनेगा। लू किंगयुआन ने असंतुष्ट होकर कहा, गुरुजी, आपने ये भी सुना कि उन्होंने अभी अभी अपने शिष्य को कैसे डांटा? हाँ, कनिष्ठ भाई, ये चेन का धोखा देना ठीक नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उन्हें आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है ना? अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो हम इस पर निजी तौर पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें किसी और चीज से मुआवजा दे सकते हैं। कनिष्ठ भाई के पास तो बस यही एक हथियार है। लाल ड्रैगन तलवार के बिना, वह भविष्य में क्या इस्तेमाल करेंगे? जू युवानशी ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा, हालांकि ये चेन 5 वर्षों से शिष्य है, फिर भी उसका व्यवहार और कार्य अभी भी एक आम आदमी जैसे ही हैं। ये पहली बार नहीं है जब उसने एक बदमाश की तरह व्यवहार किया है। कई बाहरी शिष्य बहुत असंतुष्ट हैं, लेकिन वे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते, जिससे हमारे वंश की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची है। इस बार ये चेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वह सबक सीख सकता है, तो यह नुकसान इसके लायक है। ये देखकर कि उसके स्वामी ने ऐसा कहा है, लू किंगयुआन के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अगर ऐसी बात है, तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, लू किंगयुआन घूम गया और अपनी तलवार पर उड़ गया, और एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। जू युवानशी जानती थी कि लू किंगयुआन गुस्से में था, इसलिए वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सकी। लू किंगयुआन को अचानक एक शिष्य मिल गया, उसने फैंग शाओ से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और फिर सीधे सूत्र पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। सूत्र पुस्तकालय में प्रवेश करते ही उसने जमीन पर बिखरी दर्जनों प्राचीन पुस्तकें देखी, जबकि फैंग शाओ जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और हाथ में प्राचीन पुस्तकें पलट रहा था। ये देखकर लू किंगयुआन तुरंत नाराज हो गया। ये प्राचीन पुस्तकें कितनी कीमती हैं? इन्हें इतनी लापरवाही से जमीन पर कैसे रखा जा सकता है? अगर इन्हें नुकसान पहुंचाया गया, तो क्या ये संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी? लू किंगयुआन बोलने ही वाली थी कि फैंग शाओ ने मानो कुछ नोटिस कर लिया हो, और अचानक उसने अपना सिर उठाया और देखा कि लू किंगयुआन पास ही खड़ी है। वह पहले तो चौंका, फिर हाथ हिलाकर बोला, जूनियर सिस्टर लू, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, आइए और मुझे किताब ढूंढने में मदद कीजिए। लू किंगयुआन जो कहना चाहती थी, उसे फैंग शाओ ने तुरंत दबा दिया। उदास होकर, वह बस इतना ही पूछ पाए, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई फैंग कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं। एक किताब जिसमें बिफांग युआन के बारे में जानकारी दर्ज है। जितनी ज्यादा विस्तृत जानकारी होगी, उतना ही अच्छा होगा। फैंग शाओ ने अपने आसपास रखी कई किताबों की अलमारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, बस इन किताबों की अलमारियों में से इसे ढूंढो। लू किंगयुआन खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मनाह भरते हुए बोली, वाह, इतनी सारी किताबें, सबको ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन जब उसने फैंग शाओ की तरफ फिर से देखा, तो उसने देखा कि उसने पहले ही एक किताब बदल दी थी और उसे पलटने लगा था। वह इतना गंभीर लग रहा था, मानो लू किंगयुआन को विस्तार से समझाने का उसका कोई इरादा ही न हो। लू किंगयुआन के पास फैंग शाओ द्वारा बताई गई किताबों की अलमारियों तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक प्राचीन पुस्तक उठाए और उसे खोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध रह गई।
वैसे क्या मैं यहाँ फैंग शाओ से माफी मांगने नहीं आया हूँ? इस स्थिति में क्या मुझे अब भी माफी मांगनी चाहिए? लू किंगयुआन ने एक पल सोचने के बाद फैंग शाओ से फुसफुसाते हुए कहा, भाई फैंग, मैं अभी गलत थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने सुना हो या नहीं, मैंने पहले ही माफी मांग ली है और आप अब और कोई शिकायत नहीं कर सकते। ये कहकर लू किंगयुआन ने जल्दी से अपना चेहरा प्राचीन पुस्तक से ढक लिया और अपनी आंखों के कोनों से केवल फैंग शाओ को देखती रही। ये देखकर कि फैंग शाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। वह नहीं जानती थी कि फैंग शाओ ने अभी अभी उसकी कही हर बात सुन ली है। फैंग शाओ मन ही मन हंसा और ऐसी आवाज में बुदबुदाया जिसे केवल वह ही सुन सकता था। तुम लानत सुन रहे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, आसमान में अंधेरा छाने लगा। लू किंगयुआन ने अपनी गर्दन रगड़ी, पर उसे बहुत दर्द हुआ। वह खुद को फैंग शाओ की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। तभी उसे पता चला कि फैंग शाओ न जाने कब पीछे वाली किताबों की अलमारी में चला गया था। अगर फैंग शाओ रास्ते में किताबों की अलमारी की सारी किताबें पढ़ लेता, तो उसने सैकड़ों प्राचीन किताबें पढ़ ली होती। लू किंगयुआन उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह इतनी सारी किताबें पढ़कर थक नहीं गया? क्या उसे बोरियत महसूस नहीं हो रही? खुद को फिर से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने दोपहर में सिर्फ 100 किताबें ही पढ़ी थीं, जो फैंग शाओ से कहीं कम थी। लेकिन मात्रा में इतने बड़े अंतर के बावजूद लू किंगयुआन पहले से ही थका हुआ और ऊबा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन फिर लू किंगयुआन की धारणा में फैंग शाओ कंपनी में शामिल होने के पहले दिन से ही बहुत व्यस्त लग रहे थे और उनके लिए खाली समय देखना दुर्लभ था। वह खिड़की की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी और उसने देखा कि पूर्णिमा का चांद चुपचाप शाखाओं पर कूद पड़ा है, जो जमीन पर चांदी जैसी चमक बिखेर रहा है, चमकदार और दोषरहित। अचानक उसके मन में एक प्रश्न कौंधा। फैंग शाओ ने कितनी बार शांत और एकाकी चांदनी के नीचे सूत्र पुस्तकालय में अकेले समय बिताया है? ये कहना अजीब है कि पहले लू किंगयुआन अभी भी फैंग शाओ का बहुत सम्मान करती थी और फैंग शाओ की जानबूझकर की गई देखभाल के लिए आभारी थी। लेकिन पता नहीं कब से वह फैंग शाओ से अलग हो गई है और उसकी जगह नए नए शामिल हुए छोटे भाई को ज्यादा पसंद करती है। जाहिर है, छोटे भाई को कई समस्याएं हैं, लेकिन वह बस यही सोचती है कि यही उसका असली स्वभाव है। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? जैसे ही वह विचारों में खोया, फैंग शाओ अचानक आश्चर्य से चिल्लाया, आखिरकार मिल ही गया। मुझे इसे खोजने में बहुत समय लगा। लू किंगयुआन ने जल्दी से फैंग शाओ की ओर देखा, तो पाया कि फैंग शाओ एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर खुशी थी। लू किंगयुआन उत्सुक था और पूछने से खुद को रोक नहीं सका, वरिष्ठ भाई फैंग, आपको क्या मिला? फैंग शाओ ये सुनकर चौंक गया और लू किंगयुआन की ओर देखा, जूनियर सिस्टर लू, आप अभी तक नहीं गईं? लू किंगयुआन, क्या तुमने मुझसे प्राचीन पुस्तकें देखने में मदद नहीं मांगी थी? अगर तुम मुझे जाने ही नहीं देते तो मैं जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लू किंगयुआन को अवाक देखकर फैंग शाओ ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें, जूनियर सिस्टर लू, मैं भूल गया कि मैंने आपसे अभी मदद मांगी थी, मुझे माफ करें। लू किंगयुआन असहाय होकर मुस्कुराया, ये ठीक है। लेकिन भाई, क्या आपको बिफांग युआन के बारे में कोई प्रासंगिक रिकॉर्ड मिला है? फैंग शाओ ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई फैंग बिफांग युआन की जानकारी क्यों ढूंढ रहे हैं? लू किंगयुआन ने फिर पूछा। जहां तक इस बात का सवाल है, वरिष्ठ भाई रोंग, मैं इसे अभी गुप्त रखूंगा। फैंग शाओ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह बात संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैंग शाओ के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उसे जरूरी जानकारी मिल गई है और वह बहुत खुश है। एक पल झिझकने के बाद लू किंगयुआन ने कहा, भाई फैंग, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या बात है? फैंग शाओ ने बिना सिर उठाए प्राचीन पुस्तक की ओर देखते हुए पूछा। भाई फैंग, क्या आप जूनियर भाई ये की लाल ड्रैगन तलवार उसे लौटा सकते हैं? फैंग शाओ ने अपना सिर उठाया और पूछा, कौन सी लाल ड्रैगन तलवार? लू किंगयुआन पहले तो चौंकी, फिर उसे थोड़ा गुस्सा आया। क्या इस समय मूर्ख बनने में मजा आता है? हालांकि इस समय फैंग शाओ ने अपने भंडारण की अंगूठी से ये चेन की लाल तलवार निकाली और पूछा, क्या ये वही तलवार है जिसके बारे में जूनियर सिस्टर लू पूछ रही है? लू किंगयुआन ने सिर हिलाया और कहा, भाई फैंग, मुझे पता है कि आज जूनियर भाई ने जो किया वह गलत था, लेकिन जूनियर भाई के पास केवल यही एक हथियार है। अगर वह इसे खो देते हैं, तो भविष्य में बाहर जाने पर उन्हें बहुत असुविधा होगी। मुझे उम्मीद है कि सीनियर भाई फैंग इस बार जूनियर भाई ये के अपमान को माफ कर देंगे और ये तलवार उन्हें वापस कर देंगे। अगर इससे काम नहीं चलता है, तो जूनियर बहन इसे सीनियर भाई के साथ किसी और चीज के लिए बदल सकती हैं। फैंग शाओ ने लू किंगयुआन को आधी मुस्कान के साथ देखा और पूछा, जूनियर सिस्टर लू, आपको नहीं लगता कि मैं जूनियर भाई ये चेन के हथियार का लालच करना चाहता हूं, है ना? लू किंगयुआन ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो बस। ठीक है, जूनियर सिस्टर लू, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
फैंग शाओ ने हाथ हिलाया, मैं ये चेन को ये तलवार लौटा नहीं सकता, और मैं यह उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। लू किंगयुआन अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। किसी का हथियार छीनना उसके अपने भले के लिए है। इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है? लेकिन फैंग शाओ ने कहा, जूनियर सिस्टर लू, आपने कहा था कि इस तलवार को लाल ड्रैगन तलवार कहा जाता है। आपने ये नाम कहाँ सुना? लू किंगयुआन ने शांति से कहा, यह एक रहस्यमय हथियार है जो जूनियर भाई ये को पहाड़ से नीचे उतरते समय एक अज्ञात पहाड़ी नाले में मिला था। जूनियर भाई ये इस तलवार की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते, लेकिन क्योंकि यह खून की तरह लाल है और इसे चलाने पर ड्रैगन के दहाड़ने की हल्की आवाज आती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम लाल ड्रैगन तलवार रखा। हे, ड्रैगन की दहाड़ की आवाज! फैंग शाओ हंसे बिना नहीं रह सका। लू किंगयुआन ने फिर से भौहें चढ़ाईं और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? जूनियर सिस्टर लू, जब ये तलवार घुमाई जाती है तो इससे जो आवाज निकलती है वह किसी अजगर की दहाड़ नहीं, बल्कि किसी प्रतिशोधी आत्मा की आवाज होती है। क्या आपको एहसास नहीं है कि जब ये चेन ने ये तलवार घुमाई थी, तो आपको कांपने का एहसास हुआ था? लू किंगयुआन स्तब्ध रह गया। फैंग शाओ ने रक्त लाल तलवार के ब्लेड को सहलाया और शांति से कहा, इस तलवार का असली नाम लाल ड्रैगन तलवार नहीं, बल्कि रक्त शोधन तलवार है। ये तलवार अतीत में 4 दानव संप्रदायों में से एक ब्लड विंग द्वारा पहनी जाती थी। लू किंगयुआन अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। क्या ये हो सकता है कि यह तलवार वास्तव में एक जादुई हथियार है? फैंग शाओ ने उसके सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, अतीत में धार्मिक दुनिया में 4 महान विलक्षण लोग थे, जिनके नाम थे फैंग हुआंग, लेई दी, शुई जियान और हो शेन, और राक्षस संप्रदाय में 4 बुरी आत्माएं थीं, जिनके नाम थे जूली, बिंगपो, यूलैन और जीमेई। धार्मिक विलक्षण लोगों का नेतृत्व फैंग हुआंग ने किया था, जबकि राक्षस संप्रदाय की 4 बुरी आत्माओं का नेतृत्व जूली ने किया था। दोनों ने एक बार 3 दिन और 3 रातों के लिए टूटे हुए ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर लड़ने के लिए नियुक्ति की थी, लेकिन अंतिम परिणाम किसी को नहीं पता था। ये सिर्फ अफवाह है कि तब से जूई की तलवार, रक्त शोधन तलवार, का ठिकाना अज्ञात है। ये रक्त तलवार सैकड़ों वर्षों से खोई हुई है और लंबे समय से एक किंवदंती बन गई है। दुनिया के लोग केवल इतना जानते हैं कि यह तलवार भूत रोने वाले पत्थर से बनी है जो क्रोधी आत्माओं के सागर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और नारकू के रक्त से मिश्रित है, इसलिए यह पूरी तरह से लाल है, और इसे चलाने पर भूत की चीख जैसी आवाज आती है। अगर इसे जादुई कौशल से पूरित किया जा सके, तो ये दुश्मनों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर सकती है और लड़ते समय उनके सार और रक्त को अवशोषित कर सकती है। ऐसा लगता है कि छोटे भाई ये चेन ने अभी तक जादुई कौशल में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे डर है कि देर सवेर वह शैतान के रास्ते पर चल पड़ेगा। दूसरे लोग इस तलवार की उत्पत्ति नहीं बता सके, लेकिन फैंग शाओ, जो तियानहुआ जेड स्लिप लेकर चल रहा था, इसे छिपा नहीं सका। फैंग शाओ ने बस एक नज़र डाली और तियानहुआ जेड स्लिप के माध्यम से इस तलवार के अतीत और वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख लिया। अजीब बात है कि फैंग शाओ की धारणा के अनुसार, पिछले जन्म में पढ़े गए कई काल्पनिक उपन्यासों में, नायक जादू टोने के विशेष शौकीन थे। सबसे प्रतिनिधि कथन था, शक्ति स्वयं अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं करती। जब अच्छे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह अच्छी होती है, और जब बुरे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये बुरी होती है। भले ही ये किसी प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय का कौशल ही क्यों न हो, अगर इसका अभ्यास किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो ये दुनिया के लिए केवल विनाश ही लाएगा। फैंग शाओ इस कथन पर विश्वास करते थे। लेकिन समय में यात्रा करने के बाद, तियानहुआ जेड स्लिप में विभिन्न संप्रदायों के कौशल का विश्लेषण करने के बाद, फैंग शाओ को एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदायों द्वारा जादू संप्रदाय के कौशलों से भयभीत होने का कारण यह है कि जादू संप्रदाय के कौशल केवल आत्म साधना पर केंद्रित होते हैं, मन के विकास पर नहीं। तार्किक रूप से, जब इस प्रकार के कौशलों का 5वें स्तर तक विकास होता है, तो आंतरिक दानव का प्रकट होना अनिवार्य है। बौद्ध और ताओवादी संप्रदाय आंतरिक दानव से निपटने का तरीका यह है कि उसे समाप्त कर दिया जाए ताकि एक स्पष्ट मन और मन की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो सके। हालांकि, जादू संप्रदाय इसके विपरीत करता है और आंतरिक दानव के साथ विलय की वकालत करता है। केवल यही बात प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदायों के लिए अस्वीकार्य है। तुम्हें पता है, भीतर के दानव को भीतरी दानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लोगों के दिलों को लुभाने की क्षमता रखता है। जब लोग असाधारण शक्तियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो उनकी मानसिकता अनिवार्य रूप से विकसित होगी और उनका लालच धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो वे अनिवार्य रूप से भीतरी दानव के नियंत्रण में आ जाएंगे और हत्यारे और खूनी बन जाएंगे। तथाकथित आंतरिक दानव के साथ विलय, बस इच्छा के साथ समझौता करने का एक अधिक सुखद तरीका है। जो काला है वह काला है, और चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, सफेद शब्द लिखना असंभव है। हजारों सालों से धर्मी और दुष्टों के बीच लड़ाई का एक कारण है।
एक प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय होने के नाते ताइबेई संप्रदाय जादू टोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लू किंगयुआन ने पूछा, भाई क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जुई की खोई हुई रक्तशोधन तलवार गलती से जूनियर भाई ये द्वारा उठा ली गई थी? मुझे नहीं पता कि यह एक दुर्घटना थी या नहीं, लेकिन छोटी बहन, आपको पता होना चाहिए कि दानव संप्रदाय के हथियारों में लोगों को मोहित करने की क्षमता होती है। जब तक आप दानव संप्रदाय के कौशल का अभ्यास नहीं करती, देर सवेर आप भी दानव संप्रदाय के हथियारों के नियंत्रण में आ जाएंगी। छोटी बहन लू, जब आप वापस जाएंगी तो आपको छोटे भाई ये चेन पर ज्यादा ध्यान देना होगा और उसे भटकने नहीं देना होगा। फैंग शाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। लू किंगयुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई फैंग, मैं इस पर अधिक ध्यान दूंगा। फैंग शाओ ने सिर हिलाया और रक्तशोधन तलवार को वापस भंडारण रिंग में रख दिया। ये देखकर लू किंगयुआन ने उत्सुकता से पूछा, तो भाई इस तलवार का क्या करने का इरादा है? दिव्य हथियारों में आत्माएं होती हैं और राक्षसी हथियारों में भी आत्माएं होती हैं। अगर आप इन्हें लापरवाही से छोड़ देंगे तो मुझे डर है कि देर सवेर इन्हें अपना अगला मालिक मिल ही जाएगा। चूंकि मुझे पहले से ही पता है कि यह कहां से आई है, इसलिए मैं इसके नियंत्रण में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं इस तलवार को फिलहाल अपने पास रखूंगा। जब तक मैं इससे निपटने का कोई उपयुक्त तरीका नहीं ढूंढ लेता, तब तक रुको, फिर मैं इस तलवार से छुटकारा पालूंगा। लू किंगयुआन ने सोच समझकर सिर हिलाया। फैंग शाओ ने चुपचाप लू किंगयुआन की अभिव्यक्ति को देखा और अपने मन में उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। यह मूलतः निश्चित है कि ये चेन भाग्य का पुत्र है। फैंग शाओ ने पाया कि ये चेन के बैंगनी भाग्य का एक सम्मोहनकारी प्रभाव प्रतीत होता है। पिछले कुछ वर्षों में लू किंगयुआन की उसके प्रति उदासीनता भाग्य के प्रभाव के कारण हो सकती है। आज ये चेन पहले उससे पराजित हुआ और फिर अपनी प्रिय तलवार खो बैठा। उसका भाग्य लगातार 2 बार कमजोर हुआ और मूल रूप से गहरा बैंगनी भाग्य काफी हल्का हो गया है। इसी प्रकार लू किंगयुआन का आईक्यू वापस आ गया प्रतीत हुआ और उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर वह उपन्यास की दिनचर्या में एक पड़ाव क्यों बन गया? फैंग शाओ को लगा कि इसे समझने के लिए उसे और ज्यादा गौर करने की जरूरत है। जहां तक ये चेन की बात है, फैंग शाओ को अभी तक समझ नहीं आया था कि उसे कैसे निपटा जाए। फैंग शाओ को यकीन नहीं था कि यह भाग्य का पुत्र ताइबेई संप्रदाय के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप। आज ये चेन के प्रति गुरु किंग यांगजी के रवैये के बारे में सोचकर फैंग शाओ के मन में एक बुरा एहसास हुआ। शायद मुझे अपने बारे में और अधिक सोचना चाहिए। फैंग शाओ के साथ बातचीत के बाद लू किंगयुआन ने ये चेन के लिए तलवार वापस लाने का विचार छोड़ दिया और इसके बजाय ये चेन के हालिया बदलावों पर विचार करना शुरू कर दिया। इसके बारे में सोचने के बाद लू किंगयुआन को याद आया कि रक्त परिष्कृत तलवार प्राप्त करने के बाद से ये चेन का व्यक्तित्व वास्तव में बदल गया था। जब वे पहली बार शिष्य बने तो ये चेन ने अपना बदला लेने वाला स्वभाव दिखाया। लेकिन ये चेन के पास एक मजबूत तर्क था और उन्होंने कहा कि दयालुता का बदला दयालुता से और बदले का बदला बदला लेकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उस समय चारों गुरुओं और शिष्यों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि हालांकि ये चेन के विचार अजीब थे, लेकिन वे अनुचित नहीं थे। लेकिन रक्त शोधन तलवार प्राप्त करने के बाद ये चेन और भी घमंडी और दबंग हो गया और बाहरी शिष्यों के साथ उसके कई विवाद हुए। उस समय लू किंगयुआन और अन्य लोगों ने सोचा कि ये चेन के दिल में एक राक्षस पैदा हो गया है और उन्होंने सोचा कि कैसे ये चेन को उसके दिल में मौजूद राक्षस के प्रभाव से उबरने में मदद की जाए। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर मुझे डर है कि कहीं ये चेन पर रक्त शोधन तलवार का असर तो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे वापस लौटने पर अपने गुरु और वरिष्ठ बहनों से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ये सोचकर लू किंगयुआन ने जल्दी से फैंग शाओ को अलविदा कह दिया। फैंग शाओ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस हाथ हिलाया और अपना ध्यान वापस प्राचीन पुस्तकों की ओर मोड़ लिया। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार बिफांग मूल रूप से चोंगयांग पर्वत के दक्षिण में लगभग 100 मील के दायरे में स्थित था। वहां कोई घास नहीं उगती थी, केवल एक पेड़ था जिसे बिफांग वुड कहा जाता था। बिफांग की आग का स्रोत बिफांग वुड की जड़ों के नीचे था। बिफांग युआन में प्रवेश करने के लिए आपको पहले आग से बचाव की कला सीखनी होगी। इस संबंध में त्यानहुआ जेड स्लिप कई विकल्प प्रदान करती है। सबसे पहले 9 स्वर्ग अग्नि कड़ाही को ले जाएं और 9 स्वर्ग अग्नि कड़ाही की शक्ति का उपयोग करके एक अग्निरोधी अवरोध स्थापित करें ताकि 10 लोगों को बिफांग ज्वाला से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। बेशक यह विधि फैंग शाओ पर लागू नहीं होती है क्योंकि उसके पास 9 स्वर्गों की अग्नि कड़ाही नहीं है। दूसरा यह है कि आप अपने साथ अग्निरोधी मोती रखें, जिससे आप अग्नि से होने वाली सभी प्रकार की क्षति से लगभग प्रतिरक्षित हो जाएंगे। ये तरीका अपनाया नहीं जा सकता था। पहली बात तो ये कि अग्निरोधी मन का केवल एक व्यक्ति की ही रक्षा कर सकता था और एक व्यक्ति की शक्ति से बिफांग ज्वाला को हटाना मुश्किल था। दूसरी बात, फैंग शाओ के पास अग्निरोधी मन का नहीं था। तीसरा, बिफांग के पंख को धारण करने से बिफांग की आग के नुकसान से बचाव हो सकता है।
फैंग शाओ ने आगे पढ़ा और तियानहुआ जेड स्लिप द्वारा प्रदान किए गए 1 दर्जन से अधिक प्रत्युपायों को स्कैन करने के बाद अंततः उसे एक ऐसा उपाय मिल गया जो उसके अनुकूल था। अग्निरोधी गोली को परिष्कृत करने और इसे निगलने के बाद व्यक्ति 6 घंटे तक बिफांग की लपटों से सुरक्षित रहेगा। हालांकि अग्निरोधी गोली बनाना जटिल था, फैंग शाओ के लिए इसे बनाना असंभव नहीं था, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत थी। फैंग शाओ ने पुरानी किताब बंद की, अपनी कोठरी से एक कलम और कागज निकाला और अग्निरोधी गोली बनाने की सामग्री लिख ली। रेड ब्लड वाइन के गोदाम में कुछ और भी होना चाहिए। मुझे कूलंग जेड ड्यू ढूंढने के लिए गोल्डन विप क्रीक जाना होगा। और जहां तक फायर रिफाइनिंग जेड की बात है, तो लगता है मुझे पहाड़ से नीचे उतरना होगा। दवा को दूर रखने के बाद फैंग शाओ खड़ा हुआ और आकाश में पूर्णिमा को देखा। चाहे उसका स्वामी कुछ भी सोचे, उसे बिफेंग ज्वाला अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। यदि मास्टर वास्तव में भाग्य के पुत्र के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, तो ये बिफांग ज्वाला संप्रदाय के लिए उसकी आखिरी चीज होनी चाहिए। धिक्कार है फैंग शाओ, तुम सबसे बड़े भाई होने का फायदा उठाकर दूसरों को धमका रहे हो। इतने लापरवाह मत बनो। जब मैं भविष्य में आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस समय ताइवेई पर्वत की वुलिंग चोटी पर ये चेन एक बड़ी चट्टान पर मुक्कों से वार कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसके लगातार भारी प्रहारों से बड़ी चट्टान दरारों से ढक गई थी, जिससे पता चलता था कि ये चेन इस समय कितना आक्रोशित था। इस समय ये चेन के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, जूनियर भाई, आप क्या कर रहे हैं? ये चेन ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, एक गहरी सांस ली, घूम गया और आगंतुक को सलाम किया। वरिष्ठ बहन। जो व्यक्ति आया था वह हान बियुन था, जो डू युवानशी का सबसे बड़ा शिष्य था। हान बियुन ने ये चेन के थोड़े उग्र भाव को देखा और अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने शांति से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? ये चेन ने अविश्वास से हान बियुन को देखा और खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, बड़ी बहन, मैंने क्या गलत किया? हान बियुन ने कहा, पवित्र पुत्र के संत घोषणा समारोह के दौरान आपने कई साथी ताओवादियों की उपस्थिति की परवाह किए बिना पवित्र पुत्र को बेतहाशा उकसाया। क्या ये गलत नहीं था? ये चेन ने ठंडी आवाज में कहा, फैंग शाओ को पवित्र पुत्र सिर्फ इसलिए नामित किया गया था क्योंकि वह संप्रदाय के नेता का सबसे बड़ा शिष्य था। लेकिन वह औसत दर्जे का है और उस पद के लायक नहीं है। अगर मुझे 1 और साल दिया जाए तो मैं उसे जरूर हरा दूंगा। पवित्र पुत्र का पद किसी योग्य व्यक्ति के पास होना चाहिए। बेवकूफ, हान बियुन गुस्से से बोला। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। अगर सीनियर भाई फैंग की उदारता न होती, तो मुझे डर है कि अब तक तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया गया होता। लेकिन तुम न सिर्फ कृतघ्न हो, बल्कि बकवास भी कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी नज़र में पवित्र पुत्र का पद कोई भी अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति ले सकता है? ये चेन को यकीन नहीं हुआ। है ना? दूसरे संप्रदायों के संत तो दुर्लभ प्रतिभावान होते हैं। मेरा मानना है कि मैं उनसे कुछ भी बुरा नहीं हूं। लेकिन फैंग शाओ क्या है? वह 30 साल से शिष्य है और अभी तक स्वर्णिम कोर क्षेत्र में पदोन्नत नहीं हुआ है। ऐसी योग्यताओं के साथ उसके पास हमें दूसरे संप्रदायों से मुकाबला करने के लिए नेतृत्व करने की क्या योग्यता है? अगर वह संत है, तो देर सवेर ताइवेई संप्रदाय का मजाक उड़ाया जाएगा। हान बियुन ने अपनी खूबसूरत आंखों से ये चेन को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा मुश्किल से छिपा था। कनिष्ठ भाई, आपको पता नहीं है कि वरिष्ठ भाई फैंग ने संप्रदाय के लिए क्या किया है। आपको पता नहीं है कि वरिष्ठ भाई फैंग के बिना ताइवेई संप्रदाय कैसा होगा। आप अभी भी वरिष्ठ भाई फैंग को नीची नज़र से देखते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में आपकी साधना बहुत सुचारू रही है, जिससे आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। ये देखकर कि ये चेन के चेहरे पर अभी भी कोई पश्चाताप नहीं था, हान बियुन ने अपना गुस्सा दबाया और शांत स्वर में कहा, आप केवल ये जानते हैं कि भाई फैंग 30 वर्षों से शिष्य हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भाई फैंग शिष्य थे, तो ताइवेई संप्रदाय पहले ही काफी हद तक क्षीण हो चुका था और ऊपरी डोमेन से निष्कासित होने वाला था। ये भाई फैंग ही थे जिन्होंने ज्वार को मोड़ दिया और ताइवेई संप्रदाय को इसकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत की। यदि यह आप होते, तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? ये चेन चुप रहा। हान बियुन ने आह भरते हुए कहा, जब ग्रैंड मास्टर ने ताइवेई संप्रदाय को प्रधानाध्यापक को सौंप दिया, तो दोनों प्रधानाध्यापकों और गुरु के अलावा केवल 2 सेवक थे। संप्रदाय खंडहर में था और जनसंख्या कम हो रही थी। उस समय मास्टर और दोनों प्रधानाध्यापकों को ताइवेई संप्रदाय से लगभग कोई उम्मीद नहीं थी, जब तक कि प्रधानाध्यापक ने पहले शिष्य भाई फैंग शाओफेंग को स्वीकार नहीं कर लिया। इस बिंदु पर हान बियुन के चेहरे पर एक उदासीन भाव दिखाई दिया। वरिष्ठ भाई फैंग ने संप्रदाय में प्रवेश करने के तुरंत बाद ताइवेई संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले संप्रदाय के आसपास के दूरदराज के गांवों और कस्बों में सरल क्यूई प्रशिक्षण विधियों वाली बड़ी संख्या में पुस्तिकाएं वितरित की। ग्रामीणों को निरक्षर होने से बचाने के लिए उन्होंने धैर्यपूर्वक शब्दों को शब्दशः समझाया। मैं उस समय एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़की थी और मैं भाग्यशाली थी कि मुझे ऐसी पुस्तिका मिली।
और यह वह पुस्तिका थी जिसने मुझे साधना के मार्ग पर चलने का अवसर दिया। 1 वर्ष बाद वरिष्ठ भाई फैंग हमारे गांव में वापस आए। कुछ परीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मुझमें साधना अभ्यास की योग्यता है और मुझसे पूछा कि क्या मैं साधना के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा करने के लिए तैयार था और बिना किसी हिचकिचाहट के वरिष्ठ भाई फैंग के साथ संप्रदाय में चला गया। उस समय वरिष्ठ भाई फैंग को आसपास के गांवों और कस्बों से कुल 13 युवक और युवतियां मिले जिनमें साधना अभ्यास की योग्यता थी। ये 13 लोग ताइवेई संप्रदाय के सच्चे शिष्यों का पहला समूह थे। हान बियुन ने ये चेन को जलती हुई निगाहों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो आज सीनियर भाई फैंग को उकसाने का आपका व्यवहार हमारे 13 शिष्यों के पहले समूह की नज़र में असहनीय है। क्योंकि अगर सीनियर भाई फैंग न होते तो हम खेतों में काम करने वाले देहाती किसानों से ज्यादा कुछ नहीं होते। हमारा जीवन उन आम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं होता जो कभी गांव नहीं छोड़ते और एक दिन जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करते हैं। ये चेन का सिर चकरा गया, लेकिन वह चुप रहा। हान बियुन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वरिष्ठ भाई फैंग ने हम 13 लोगों को अधूरे ताइवेई हृदय सूत्र का अर्थ निकालने के लिए प्रेरित किया। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ताइवेई संप्रदाय कभी एक प्रसिद्ध संप्रदाय था जिसने 1000 साल पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दानव संप्रदाय के साथ संघर्ष में भारी क्षति के कारण ही ताइवेई संप्रदाय का धीरे धीरे पतन हुआ। हमारे संप्रदाय में बड़ी संख्या में गुरुओं और बुजुर्गों की मृत्यु के कारण मौखिक रूप से दिया जाने वाला ताइवेई हृदय सूत्र भी अधूरा रह गया। इस पद्धति के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम स्वर्णिम मूल क्षेत्र तक ही अभ्यास कर सकता है। यही कारण है कि ताइवेई संप्रदाय 1000 वर्षों से पुनर्जीवित नहीं हो पाया है। वरिष्ठ भाई फैंग ने यहाँ मुख्य बिंदु देखा, इसलिए उन्होंने हमें ताइवेई हृदय सूत्र का निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया। हमारे प्रयासों के बाद हमें धीरे धीरे ताइवेई हृदय सूत्र प्राप्त हुआ, जो अब 80% पूर्ण है और क्लेश से पार होने के क्षेत्र में पहुंच गया है। और जिसने सबसे अधिक निष्कर्ष निकाला वह वरिष्ठ भाई फैंग थे और कम से कम 60% पूरक सामग्री वरिष्ठ भाई फैंग द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा वरिष्ठ भाई फैंग अक्सर हमें पहाड़ से नीचे की यात्रा पर ले जाते थे। जब भी हमें खतरे का सामना करना पड़ता, वरिष्ठ भाई फैंग अपने शरीर से हमारी रक्षा करते। उन्होंने कई बार जानवरों और खलनायकों से लड़ाई की और हमारी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए घावों से लदे रहे। सूत्र पुस्तकालय की प्राचीन पुस्तकें, खजाने के घर के जादुई हथियार और त्यानहुआ मंडप के प्राकृतिक खजाने, ये सभी वरिष्ठ भाई फैंग ने हमारे साथ बहुत कठिनाई के बाद एकत्र किए थे। आप जिस तकनीक का अभ्यास करते हैं उसे वरिष्ठ भाई फैंग और उनकी टीम ने सिद्ध किया है। आप जो गोलियां रोजाना लेते हैं उन्हें वरिष्ठ भाई फैंग ने बड़ी मेहनत से बनाया है। आप जिन प्राकृतिक खजानों का सेवन करते हैं उन्हें वरिष्ठ भाई फैंग ने बड़ी मुश्किल से पाया है। मुझे बताएं, आप में ऐसी क्या योग्यता है कि आप वरिष्ठ भाई फैंग को नीचा समझते हैं? हान बियुन की कड़ी फटकार सुनकर ये चेन को यकीन नहीं हुआ। ये सच है कि फैंग शाओ ने ताइवेई संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन ये चेन को हमेशा लगता था कि अगर वह फैंग शाओ के साथ जगह बदल सके तो वह फैंग शाओ से बेहतर कर पाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन की नज़र में फैंग शाओ का इतना ऊंचा दर्जा होगा, जिससे ये चेन को अवर्णनीय रूप से असहजता महसूस हुई और फैंग शाओ के प्रति उसकी नफरत और गहरी हो गई। हान बियुन ने ये चेन की ओर देखा, आह भरी और कहा, जूनियर भाई, सप्ताह के दिनों में हमें आपसे ज्यादा जरूरतें नहीं होती, इसलिए आप इतने घमंडी हैं। आज आपने सीनियर भाई फैंग को उकसाया और सीनियर भाई फैंग उदार थे और उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, लेकिन हो सकता है कि दूसरे साथी शिष्य इतने उदार न हों। मैं यह आपके भले के लिए कह रहा हूं, वापस जाकर इस बारे में ध्यान से सोचिए। ये कहने के बाद हान बियुन मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हान बियुन द्वारा डांटे जाने के बाद ये चेन दुखी महसूस कर रहा था। वह एक पल के लिए झिझका और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, मास्टर बहन, मेरी लाल ड्रैगन तलवार। आपकी तलवार आपके लापरवाह व्यवहार की कीमत है। हान बियुन ने बिना सिर घुमाए ये कहा और उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे ये चेन रात में अकेला रह गया और उसका चेहरा क्रूर होकर दांत पीस रहा था। लिशुई नदी के उत्तर में स्थित लियांग शहर ताइवेई संप्रदाय का सबसे नजदीकी शहर है। अतीत में जब फैंग शाओ अपने साथी प्रशिक्षुओं के साथ पहाड़ से नीचे उतरते थे तो वे अक्सर लियांग शहर में रुकते थे। इस शहर में कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिनसे वे प्रभावित हुए थे। उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात यह थी कि 7 साल पहले उन्होंने यहाँ 8 या 9 साल की एक छोटी बच्ची को बचाया था। उस समय छोटी बच्ची अस्त व्यस्त थी और सड़क पर किसी भिखारी जैसी लग रही थी। शायद बहुत भूख लगने के कारण उसने रोटी की दुकान से कुछ रोटी चुरा ली थी, लेकिन रोटी की दुकान के मालिक ने उसे देख लिया और उसका पीछा करते हुए उसे पूरे रास्ते पीटा। अगर फैंग शाओ ने उसे समय पर नहीं रोका होता तो छोटी बच्ची को रोटी की दुकान के मालिक द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता। बाद में फैंग शाओ ने उसे भरपेट भोजन कराया और उसके अनुरोध पर उसे सैकड़ों मील दूर जियाओयाओ हॉल तक पहुंचाया।
जियाओ याओ हॉल पहुंचने पर फैंग शाओ को एहसास हुआ कि यह छोटी बच्ची असल में लिन जियाओरान थी, जो युनजियान मंडप के प्रमुख लिन फैंगटियन और जियाओ याओ हॉल के प्रमुख जियाओ रुयाओ की इकलौती बेटी थी। अपनी जान बचाने के लिए फैंग शाओ का बदला चुकाने के लिए जियाओ रुयाओ ने फैंग शाओ को जियाओ याओ हॉल की 36 तलवार तकनीकें सिखाईं, जिससे फैंग शाओ की ताकत में काफी इजाफा हुआ। हालांकि चूंकि फैंग शाओ ताइवेई संप्रदाय का एक शिष्य था, इसलिए उसके लिए जियाओ याओ हॉल का शिष्य बनना असुविधाजनक था। इसलिए जियाओ रुयाओ और फैंग शाओ के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता तो था, लेकिन गुरु और शिष्य का नाम नहीं था। ये फैंग शाओ के लिए इस दुनिया की यात्रा करने के बाद से सबसे बड़ा अवसर है। 4 साल बाद युनजियन मंडप ने ताइवेई संप्रदाय के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के लिए लोगों को ताइवेई संप्रदाय भेजा। विवाह के 2 पक्ष स्वाभाविक रूप से फैंग शाओ और लिन शियाओरान थे। हालांकि फैंग शाओ ने इस मामले का कभी दूसरों से जिक्र नहीं किया, इसलिए ताइवेई संप्रदाय में किसी को भी यह समझ नहीं आया कि जेंडोंग जोऊ के युनजियन मंडप के मनपाचार्य अपनी प्यारी बेटी का विवाह एक मामूली से संप्रदाय के प्रमुख शिष्य से क्यों करने को तैयार थे। किंग ग्यानगजी ने तो बस यही सोचा था कि युनजियन मंडप ताइवेई संप्रदाय की विकास क्षमता को महत्व देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस मामले के पीछे एक और कहानी है। लेकिन इस बारे में बात करते हुए, हालांकि फैंग शाओ ने लिन शियाओरान के साथ पहले ही शादी का अनुबंध कर लिया है, उसने इन वर्षों में लिन शियाओरान को नहीं देखा है, और वह नहीं जानता कि छोटी लड़की अब कैसी है, क्या वह एक सुंदर युवती बन गई है। लेकिन लिन शियाओरान की मां शियाओ रुयाओ की उपस्थिति का जिक्र करते हुए फैंग शाओ को लगता है कि लिन शियाओरान चाहे कितनी भी बदसूरत क्यों न हो, वह कभी भी बदसूरत नहीं होगी। शहर में प्रवेश करने के बाद फैंग शाओ शहर में लिंगलोंग मंडप की ओर चल पड़ा। लिंगलोंग मंडप युनजियन मंडप द्वारा धर्मनिरपेक्ष दुनिया में विभिन्न दुर्लभ खजानों को बेचने के लिए स्थापित एक संस्था है। मूल रूप से लियांग शहर में कोई लिंगलोंग मंडप नहीं था। ये लिंगलोंग मंडप फैंग शाओ द्वारा लिन शियाओ को बचाए जाने के कुछ समय बाद युनजियन मंडप द्वारा विशेष रूप से स्थापित किया गया था। युनजियन मंडप के दुकानदार के शब्दों में, लियांग शहर में ये लिंगलोंग मंडप विशेष रूप से फैंग शाओ के लिए स्थापित किया गया था। इस संबंध में फैंग शाओ केवल ये कह सकते थे कि युनजियान मंडप वास्तव में समृद्ध और शक्तिशाली था। फैंग शाओ युनजियन मंडप की जानबूझकर की गई व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार करने का नाटक नहीं करेंगे। हालांकि अब वे एक संत हैं, फिर भी वे पहले से बहुत अलग नहीं हैं। ताइवेई संप्रदाय की वर्तमान संपत्ति मूल रूप से फैंग शाओ और उनके आदमियों द्वारा अर्जित की गई थी। कुछ तो है, पर ज्यादा नहीं। ऐसे में जितना हो सके उतना बचाना स्वाभाविक है। हालांकि लिंगलोंग पवेलियन उसे छूट पर क्रेडिट पर चीजें बेच सकता है, और अगर कोई अच्छी चीज हो तो उसे प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन वह भुगतान किए बिना ऐसा नहीं कर सकता। लिंगलोंग मंडप के दुकानदार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि बड़ा मालिक आपसे पैसा नहीं कमा सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पैसे खो देता है, लेकिन वह अपने दामाद को बिना कुछ लिए कुछ पाने और आलसी होने के लिए बिगाड़ नहीं सकता है। सड़क पर चलते हुए फैंग शाओ को अचानक हवा का एक झोंका अपने पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। बिना सोचे समझे उसने अनजाने में उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसकी पतली कलाई को पकड़ रहा है, और साथ ही एक कर्कश आवाज दर्द से चीखी, छोड़ो, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। फैंग शाओ ने नजर घुमाई और देखा कि एक अस्त व्यस्त बच्चा फैंग शाओ के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा 12 या 13 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था, और क्योंकि वह बहुत गंदा था, इसलिए वह ये नहीं बता पा रहा था कि बच्चा लड़का है या लड़की। फैंग शाओ ने भौहें चढ़ाई, नीचे बैठ गए, दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या तुमने अभी अभी मेरे पैसे चुराने की कोशिश की थी? बच्चे ने तुरंत कहा, ये सच नहीं है। किसी की मासूमियत पर यूं ही कीचड़ मत उछालो। सचमुच? फैंग शाओ मुस्कुराया, तो फिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं बस वहां से गुजर रहा था और आपसे टकरा गया, बस। बच्चे की आंखें टालमटोल कर रही थीं, मानो उसने फैंग शाओ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की हो। उसके हाव भाव देखकर फैंग शाओ को पता चल गया कि बच्चा झूठ बोल रहा है। फैंग शाओ ने एक पल सोचा और अपनी अंगूठी से एक चांदी की सिल्ली निकाली। बच्चे ने चांदी की सिल्ली देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया, मानो वह नहीं चाहता था कि फैंग शाओ उसकी आंखें देखे। फैंग शाओ ने चांदी की सिल्ली पकड़ी और गंभीर स्वर में कहा, छोटे आदमी, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अभी पैसे चुराना चाहते थे? बच्चे ने आंखें घुमाई और पूछा, अगर मैं आपको जवाब दूं, तो क्या आप मुझे चांदी की यह सिल्ली देंगे? हाँ, लेकिन केवल तभी जब आप झूठ न बोलें। बच्चा एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर हल्का सा सिर हिलाया। फैंग शाओ ने आह भरते हुए कहा, पैसे चुराकर तुम क्या करना चाहते हो? बच्चा चिंतित था। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो आप मुझे पैसे दे देंगे? आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। फैंग शाओ ने उस पर आंखें घुमाई, लेकिन अब चांदी की ये सिल्ली मेरे हाथ में है, और मैं जो भी पूछूंगा, तुम्हें जवाब देना होगा।
अगर तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें चांदी दूंगा। बच्चे ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सब बड़े लोग अपनी बात नहीं रखते। मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। फैंग शाओ मुस्कुराया और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? जरा सोचो, जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब देते रहोगे, तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, और अगर नहीं भी मिले तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो चाहे दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच हो या झूठ, चून की पैसे मिलने का एक मौका है, मैं उसे हरगिज नहीं जाने देता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कोई तुक है? कुछ देर सोचने के बाद बच्चे ने कहा, मेरा भाई बीमार है और उसे दवा की जरूरत है, लेकिन मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जहां अपने माता पिता हैं। फैंग शाओ का सवाल सुनकर बच्चे की आंखें अचानक नम हो गईं। मेरे पिता को पीट पीट कर मार डाला गया, और मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ भाग गई। अब घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई ही बचे हैं। मुझे मुझे अपना और अपने भाई का पेट पालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर मेरा भाई बीमारी से मर गया, तो मैं ही इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। बच्चे की सिसकियां सुनकर फैंग शाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने चांदी की सिल्ली बच्चे के हाथ में थमा दी और धीरे से कहा, पहले अपने भाई के लिए दवा खरीदो, फिर लिंगलोंग मंडप के बगल वाले रेस्टोरेंट के दरवाजे पर मेरा इंतजार करना। बच्चे ने अविश्वास से फैंग शाओ की ओर देखा, सच में? क्या आप सचमुच मुझे ये चांदी की सिल्ली देने जा रहे हैं? हाँ, पर यह चांदी की सिल्ली मुफ्त में नहीं मिलती। तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी होगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा काम इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। पर अब ये चांदी लेकर अपने भाई के लिए दवाई खरीद लेना, और दवाई खरीद कर मेरे पास वापस आना। बच्चे ने जोर से सिर हिलाया, धन्यवाद दानदाता। ये कहते हुए उसने चांदी की सिल्ली को कसकर पकड़ लिया, मुड़ा और फार्मेसी की ओर भागा। फैंग शाओ ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक कारण है। कहावत है, मुसीबत में मदद करो, गरीबी में नहीं। उसने बच्चे को जो चांदी की सिल्लियां दी, वे उसे केवल अस्थायी रूप से ही मदद कर सकती थी, हमेशा के लिए नहीं। जब चांदी खर्च हो जाती, तो बच्चा और उसका भाई फिर से मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए फैंग शाओ ने सोचा कि बच्चे को लिंगलोंग मंडप में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उसकी एक स्थिर आय हो सके। चूंकि लिंगलोंग मंडप युंजियन मंडप का एक अधीनस्थ संस्थान है, इसलिए कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए बच्चे और उसके भाई को एक आश्रय मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले, उसे इस बच्चे के चरित्र की परीक्षा लेनी थी। अगर वह सचमुच फैंग शाओ द्वारा बताई गई जगह पर उसका इंतजार करता, तो यह साबित हो जाता कि यह बच्चा एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है, और उसे बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वह नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का चरित्र खराब है और मुझे अब उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को जाते हुए देखकर फैंग शाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इस काल्पनिक दुनिया में ऐसे कई दुखी लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। वह सिर्फ एक या दो को ही बचा सकता है, सबको नहीं। उसे लिन शियाओरान की याद आई। 7 साल पहले, जब वह लिन शियाओरान से मिला था, तो वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। उसे नहीं पता था कि घर से भागने के बाद उस पर क्या क्या गुजरी होगी, जिससे वह एक छोटी सी भिखारी बन गई थी। उसने अपनी नजरें हटा ली और लिंगलोंग मंडप की ओर चलना जारी रखा। लिंगलोंग मंडप में पहुंचकर, इससे पहले कि फैंग शाओ युंजियान मंडप के लिए विशेष फेग्यून ऑर्डर निकाल पाते, काउंटर के पीछे बैठा दुकानदार चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए उनके पास आया। सर, आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए हैं। आज आप कौन सी अच्छी चीज ढूंढ रहे हैं? फैंग शाओ ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और दुकानदार को दिया। मुझे इस पर लिखी चीजें चाहिए। दुकानदार, कृपया मुझे कीमत की गणना करने में मदद करें। दुकानदार ने नोट लिया, कुछ देर हिसाब लगाया और फिर बोला, जो चीजें आपको चाहिए वो महंगी नहीं है। कुल 120 आध्यात्मिक पत्थर, यानी 120,000 टेल चांदी। क्या आप भुगतान करना चाहते हैं या ऑर्डर देना चाहते हैं? दुकानदार ने जो कीमत बताई थी, उसमें पहले से ही छूट थी। अगर कोई और इसे खरीदता, तो शायद इसकी कीमत दोगुनी से भी ज्यादा होती। लेकिन जब फैंग शाओ ने कीमत सुनी, तो वह फिर भी उदास हो गया। उसने सोचा था कि इन चीजों की कीमत ज्यादा से ज्यादा 80 स्पिरिट स्टोन ही होगी, और उसके पास लगभग इतने ही थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि असली कीमत उसकी कल्पना से ज्यादा होगी। दुकानदार ने फैंग शाओ के हाव भाव देखे और समझ गया। ये होने वाला दामाद हर तरह से अच्छा था, बस इतना कि वह बहुत गरीब था। जब भी वह खाने आता, 10 में से 8 बार उधार खरीदता। खुशकिस्मती से, फैंग शाओ का चरित्र अच्छा था और पैसे मिलते ही वह बिल चुकाने आ जाता था। ऐसा लगता है कि इस बार भी मेरा दामाद उधार पर सामान खरीदने जा रहा है। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि उसने फैंग शाओ को कहते सुना, बॉस, मुझे अभी एक तलवार मिली है। आप बता सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है? ये सुनकर दुकानदार तुरंत उत्साहित हो गया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अपना जीवन या अपनी मौत गिरवी रखने जा रहे हैं? धत्तेरी की
तथाकथित जीवित मोहरे का अर्थ है कि गिरवी रखी गई वस्तुओं को भविष्य में छुड़ाया जाएगा, जबकि मृत मोहरे का अर्थ है कि वस्तुओं को कभी नहीं छुड़ाया जाएगा। बाद वाले को पहले वाले की तुलना में ज्यादा पैसे देने होंगे। आखिरकार पहला एक बंधक ऋण है, जबकि दूसरा एक सीधी खरीद है। लिंगलोंग मंडप में गिरवी रखने का कारोबार था, इसलिए दुकानदार तुरंत फैंग शाओ को पिछले हॉल में ले गया। पिछले हॉल में पहुंचकर फैंग शाओ ने अपनी भंडारण रिंग से रक्त शोधन तलवार निकाली, दुकानदार को दी और कहा, दुकानदार पहले इस तलवार को देख लो। जब दुकानदार ने रक्त लाल तलवार देखी तो उसके मन में कई जाने पहचाने नाम उभर आए। उसने ध्यान से तलवार को सहलाया और अपने कौशल से रक्त शोधन तलवार को ऊपर से नीचे तक जांचा। पूरी प्रक्रिया में आधा घंटा लग गया। आखिरकार जब उसने तलवार नीचे रखी तो उसकी आंखें भय से भर आईं। क्या ये तलवार रक्तपंथ का वह खोया हुआ जादुई हथियार हो सकता है? फैंग शाओ ने सिर हिलाया, लगता है दुकानदार ने भी इसे देख लिया है। हाँ, अगर मैं सही हूं तो ये तलवार पौराणिक रक्त परिष्कृत तलवार है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल ऑडियो तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। और हाँ, अगर आप इस शानदार कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल नॉवल तले एफएम पर भी जरूर जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की सीरीज उसी चैनल पर आएगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऑडियो तले एफएम के नाम से है। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।